नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए गणित के अब तक 2 मॉडल पेपर हम आपको करा चुके हैं इस 2024 एग्जाम के लिए। अब हम आपको मैथ के मैराथन, महामैराथन कह सकते हैं, उसके अंतर्गत आपको ढेर सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपका पूरा कोर्स जो है वो एक साथ जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तो पेपर आपका लगा है 12 जनवरी 2024 को, फोर्थ सेमेस्टर का 11:30 से 2:30 बजे के बीच में। और प्रश्नों की प्रैक्टिस से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, पेपर भेजने के लिए या फिर आपको कोई प्रश्न हो, कोई हेल्प चाहिए हो, उससे रिलेटेड आप इन 4 जगहों में से कहीं पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पर बालाजी स्टडी अड्डा, टेलीग्राम पर विमल 17 जेड यूजर नेम से बना हुआ आईडी, वहां पर बात डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर विमल सिंह 17 जेड और जीमेल आईडी भी आपको देखने को मिलेगी, जहां पर भी आप कुछ पूछ सकते हैं, कोई हेल्प चाहिए हो। और इसके अलावा जब भी आपका जिस दिन भी एग्जाम हो उस दिन आप पेपर भेज देंगे तो हम आपको सॉल्यूशन भी जो है वो करा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट में वीडियो में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, और जितने भी हम प्रश्न यहाँ पर कराएंगे उनको स्वयं से भी प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। प्रश्न एक से एक अच्छे से अच्छे हमने यहाँ पर रखे हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है और संख्या ज्ञात करने पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा था कि जब भी आपसे 2 अंकों को लेकर बात की जाए तो आप संख्या मानते हैं, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो आप क्या कहेंगे, माना 2 अंकों की जो संख्या होती है वो आप क्या मानते हैं, तो आपकी संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। इस चीज को लेकर मैंने समझाया था कि जो 10 से गुणा किया जाता है ये आपका 10 में दहाई में होता है, इसीलिए 10x हो जाता है, और इकाई आपका y है यहाँ पर, तो 10x प्लस वाई ये आपकी टोटल संख्या बनती है। ये आपकी संख्या हो गई। तो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग आपको 12 जो है वो दे रखा है, और ये भी लिखा है कि यदि उसमें से 36 घटा दिया जाए तो हम एक एक जो यहाँ पर लाइन है उसी को लेकर समीकरण जो है वो बना देते हैं। तो 2 अंकों की संख्या है 10x प्लस वाई, और हम ऐसा करते हैं कि जो दूसरी वाली शर्त दे रखी है पहले उसको लिख देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये क्या करते हैं, इसको रफ करके जो दूसरी वाली शर्त लिखी ना इसमें, कि यदि उस संख्या में से 36 जो है वो घटा दीजिए, इसको हम पहले करने के बजाय पहले ये लिखा है कि 2 संख्याओं की संख्याओं, तो आप कहेंगे एक संख्या आपकी x है, दूसरी संख्या आपकी y है, इसका योग आपका प्रश्न में 12 दे रखा है। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2, क्योंकि ये आप नॉर्मल समझ जाएंगे। अब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 अंकों की एक संख्या दे रखी है, आपने तो ये मानी है 10x प्लस वाई, तो आपने x प्लस वाई को ही क्यों जो है वो जोड़ के फॉर्म में लिखा, इसको क्यों नहीं लिखा। तो ये जो x प्लस वाई, यहाँ 10x प्लस वाई लिखा है, इसमें जो y है यही तो आपका इकाई दहाई के तौर पर हमने माना है, पर जब पूरी संख्या बनती है तब वो 10x प्लस वाई के फॉर्म में होती है। पर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है ना, तो अंक तो आपके x और y ही हैं, तो इसीलिए इसको हमने इस तरीके से लिखा है। और यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या है आपकी 10x प्लस वाई, ये आपकी पूरी संख्या है। इसमें से अगर 36 को जो है वो घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो संख्या के अंकों का स्थान क्या हो जाता है, वो हो जाता है 10y प्लस x हो जाता है। आगे पीछे बदल गई संख्या, और आपका इकाई दहाई तो सेम ही रहेगा, इसलिए 10 से जो गुणा हो रखा है वो तो रहेगा ही। तो ये आपका कह रखा है कि जो अंकों का स्थान संख्या के बदल रहा है वो फिर किसके बराबर हो जाएगा, जो आपका 36 में से घटाकर संख्या जो है वो प्राप्त हो रही है उसके। बस ये आपका समीकरण बन जाएगा, समीकरण नंबर जो है वो दूसरा। अब एक समीकरण नहीं, अच्छा उसको दूसरा माना था हमने, ये आपका समीकरण नंबर पहला। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, समीकरण एक को और आगे सॉल्व करते हैं, ताकि x प्लस वाई की एक वैल्यू दे रखी है। अगर हम इसी का जो अल्टरनेट है x माइनस वाई निकाल लें तो दोनों समीकरण को आप इस टाइप से सॉल्व करके x y का मान निकाल सकते हैं। तो आप क्या करिए, 10y प्लस x को ऐसे ही लिखिए, यहां पर 10x प्लस जो y दे रखा है ये आएगा बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 10x, और ये हो जाएगा माइनस का y, और जो -36 है इसको बराबर के उधर ही रहने दीजिए, तो माइनस का 36 जो है वो उधर ही रहा है। अब यहां पर 10y है, यहां पर माइनस का 1y है, तो एक घट जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 9y। फिर यहां पर माइनस का 10x है और यहां पर प्लस का x है, x का जो वैल्यू है वो ज्यादा है इसलिए माइनस में मान आएगा, और कितना आएगा 9x आएगा, और ये किसके बराबर होगा, -36 के जो है वो बराबर होगा। अब 9 इधर भी है, 9 इधर भी, मैंने पिछले भी वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन कराया था कि जब दोनों में तो आप 9 कॉमन ले सकते हैं, और y माइनस एक्स लिख लीजिए, या इसी को x माइनस वाई के फॉर्म में भी लिख लीजिए, क्योंकि x तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर
माइनस में दे रखा है, तो आप ये भी कर लीजिए ना कि इधर -36 दे रखा है, तो आप कॉमन लीजिए तो साथ में माइनस को भी कॉमन ले लीजिए। अगर आप -9 पूरा पूरा कॉमन लेते हैं तब क्या होगा, यहाँ पर अंदर के जो चिन्ह है वो भी पलट जाएंगे, तो x प्लस वाई हो जाएगा और बराबर -36। इस माइनस से इस माइनस को आप काट देंगे और x प्लस वाई की वैल्यू आपको 36 प्राप्त हो जाएगी। अब केवल 36 नहीं, क्योंकि 36 के साथ साथ ये 9 भी तो लिखा है, ये तो 9 भी तो बटे में आएगा, तो 36/9 आप करेंगे, 9 एकन्नम 9, 9 4 जा 36 होता है ना, तो आपका x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको 4 जो है वो प्राप्त हो जाएगी। ये मैंने कुछ किया नहीं, केवल चीजें समझाई हैं, केवल इस समीकरण को सॉल्व करके आपको यहाँ तक पहुंचना था। अब हमने x प्लस वाई का मान 12 पता है, x माइनस वाई का मान पता है, मैंने वही कहा था पिछले वाले वीडियो में कि आप क्या करिए, समीकरण को जोड़ना है या घटाना है, इस आधार पर देखिए कि x या y में से कोई एक वैल्यू आपकी कट जाए। अब यहाँ पर प्लस का y है, यहाँ पर माइनस का y है, तो आप जोड़ लीजिए ताकि नीचे के चिन्ह ना बदले। अगर घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। वैसे यहाँ पर x भी है तो ऐसा कोई नहीं दिक्कत है, घटाने पर भी x x कट जाएगा, पर जब प्लस वाई माइनस वाई ऑलरेडी है तो आप जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, इस प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, बराबर 12 4 होता है आपका 16। तो x का मान कितना निकल कर आएगा, 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब इस x की वैल्यू आप क्या करेंगे, जो समीकरण 1 था इसमें रख लीजिए या तो समीकरण नंबर 2 में रख लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 तो इतना बड़ा था, तो आप इसमें रखेंगे तो वो तो बेकार ही होगा, और ज्यादा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। y आपका इतना छोटा था, यानी कि समीकरण नंबर 2 इतना छोटा था, x प्लस वाई बराबर 12, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू रखेंगे तो 8 प्लस वाई बराबर 12 होगा, और जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो 8 उधर जाएगा, तो y की वैल्यू 4 आपको प्राप्त हो जाएगी यहाँ से, और x की वैल्यू 8 प्राप्त हो जाएगी। आपसे प्रश्न में कह रहा था संख्या ज्ञात कीजिए, तो केवल x और y की वैल्यू निकाल कर ही प्रश्न को छोड़कर मत चले आइएगा। प्रश्न में संख्या पूछी गई है, तो आपने संख्या क्या मानी थी, 2 अंकों की 10x प्लस वाई मानी थी, तो यहां पर अब आप वैल्यू पुट करेंगे 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू 8 है, तो 10 इंटू 8, और प्लस y की वैल्यू 4 है तो +4, 10 8 जा होता है 80, और 80 में आप 4 जोड़ेंगे तो 84 जो है आपकी संख्या जो है वो हो जाएगी। बिल्कुल आपका 84 होगा। अब आपके मन में अगर थोड़ा भी डाउट हो कि सही है कि नहीं, तो आप जो प्रश्न में शर्त दे रखी है उसको इसी पर रख के देख लीजिए। कह रहा था कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, तो देखिए 8 और 4 12 होता है, 84 संख्या आई ना, तो 8 और 4 12 होता है, बिल्कुल सही है। आगे भी कह रही है यदि इस संख्या में से 36 घटा दें, तो अगर आप 84 में से 36 घटाएंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, 14 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, नहीं 8 बचेगा, और उधर आपका जो हासिल जाएगा उसको घटाने के बाद 4 आएगा, तो 4 और 8 48 आएगा। अब देखिए कह रहा है कि 36 घटाने पर संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, तो क्या आ रहा है 48 आ रहा है, तो देखिए पलट गई, संख्या भी पलट गई। 8 पहले था 4 बाद में था, जब घटाया 36 तो 4 बार पहले आ गया 8 बाद में आ गया, तो पूरी शर्त भी इस पर लागू हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो बिल्कुल मत घबराइएगा, सेम ऐसे ही प्रश्न हम अगला भी देखेंगे। बस आपका पूरा कंसेप्ट यहां से क्लियर होना चाहिए, इसीलिए हम इस टाइप के अभी आगे हम और भी प्रश्न देखें। तो प्रश्न आपका बहुत अच्छा है कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर वो जो संख्या है उसके अंक आपस में बदल जाते हैं, तो अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे ही मैंने ये प्रश्न पढ़ा तुरंत आप कॉपी पेन उठाइए और इसको लगाना शुरू कर दीजिए, जब तक मैं यहाँ पर समझाऊंगा उससे पहले अगर आपने लगा लिया है तो इससे पहले जो भी हमने प्रश्न समझा, समझ लीजिए कि आपको समझ में आ गया, और यदि कोई आएगा इस टाइप का प्रश्न तो आप कर ले जाएंगे। तो मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं, आप स्पीड में लगाइए। देखिए सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि माना इकाई का अंक बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे x हो जाएगा। माना दहाई का अंक आपका बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। संख्या मैंने आपको बताई क्या बनती है, तो आप कहेंगे संख्या बनती है 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई रट कर नहीं जाना है, जो आप इकाई का अंक मानेंगे, जो दहाई का अंक मानेंगे, उसके आधार पर संख्या आपको लेनी होगी। अगर आपने दहाई यहाँ पर y माना है तो दहाई के साथ ही तो y को गुणा करेंगे, तब तो आपकी संख्या 10y प्लस x हो जाएगी। इसीलिए मैंने जानबूझ के आपकी अपोजिट माना है कि ऐसा ना आप करिएगा कि रट के गए हैं 10x प्लस वाई संख्या होती है और लिख के चले आए और वहां इकाई दहाई कुछ और ही मान के आए। तो जो इकाई होती है उसको इकाई की जगह संख्या में रखते हैं, दहाई आप जानते हैं 10 होती है, तो इसीलिए 10 के गुणा में y जो माना है आपने दहाई वो रखते हैं, तो संख्या आपकी 10y प्लस x यहाँ पर बन जाएगी। अब संख्या को आपने मानने के बाद थोड़ा सा प्रश्न में देखिए, कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर
उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो अंक हम तो अभी आपस में नेक्स्ट जो समीकरण बनाएंगे उसमें बदल के दिखाएंगे। और दूसरी शर्त ये भी कह रहा है कि अंकों का गुणनफल 8 है। तो ये गुणनफल वाली हम जो शर्त है इसको सबसे पहले मान लेते हैं। पहला अंक x, दूसरा अंक y, x इंटू वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 1। अब जो पहली वाली शर्त है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या में, तो दो अंकों वाली संख्या हमने क्या मानी 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स को ऐसे ही लिख दीजिए। में क्या है 18 जोड़ने पर, तो इसमें आप जोड़ रहे हैं 18। 18 जोड़ने पर जो संख्या है उसके अंक बदल जाते हैं। तो अंक अभी हमने बताए थे 10y प्लस एक्स अगर संख्या है तो क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई आपकी संख्या हो जाएगी। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर 10y है, यहाँ पर y है। इस y को अगर हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो एक y घट जाएगा। या एक और तरीका आप अपना सकते हैं कि x की भी वैल्यू उधर दे रखी है तो हम क्या करते हैं x y के फॉर्म में ही आप बनाते हैं अपना जो समीकरण होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो 10x का मान दे रखा है इसको हम लेकर आते हैं x के साइड, यानी 10x में से x घटेगा तो आपका बचेगा 9x। और प्लस का चिन्ह नहीं होगा क्योंकि यहां पर y आपका एक है और यहां पर 10y है। इस 10y को अगर आप उधर ले जाएंगे तो आपका एक माइनस का 10y हो जाएगा, और माइनस के 10y में से अगर प्लस का y घटाएंगे तो आपका माइनस का 9y आएगा। फिर आपका प्रश्न में कह रहा है 18, तो 18 को आप उधर ही रखे रहने दीजिए तो बराबर 18। तो आपने कुछ नहीं किया, बस केवल संख्याओं को इधर से उधर किया है। अब 9 इधर भी है, 9 इधर भी है, 9 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो नए समीकरण में आप क्या कीजिए कि 9 जो है इसको कॉमन लीजिए, x माइनस वाई आपका बचेगा और बराबर हो जाएगा 18। 9 से अगर आप काटेंगे तो 9 दूना 18 होता है, यानी x माइनस वाई की वैल्यू आपको 2 जो है वो प्राप्त हो जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो x माइनस वाई बराबर 2 आया है इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा, क्योंकि समीकरण 1 हम ऊपर मान चुके थे। अब समीकरण जो 1 था इससे हम मान निकालते हैं x या y में से किसी का भी। तो x इंटू वाई बराबर अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 8 के बटे में आपका y चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। अब ये जो वैल्यू आपने यहाँ पर x की निकाली इसको आप इसी जो दूसरा वाला समीकरण है इसमें रख दीजिए, तो इससे एक आपका मान निकल आएगा। कहने का मतलब यह है यहाँ पर अगर आप मान रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2 की जगह, तो x की जगह आप रखेंगे 8 बटे वाई और माइनस और y और बराबर 2। यहाँ आप 1 रखेंगे, y आपका जो है वो एलसीएम आपका आएगा। फिर y 1 जा 1 8 जा 8 ऊपर 8 आएगा, माइनस लगाएंगे 1 y जा y जाएगा, y को y से करेंगे तो y स्क्वायर होगा और बराबर 2। ये y ऊपर इधर मल्टीप्लाइड में होगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2y आ जाएगा। इतनी बात आपने समझी होगी। हम इसको थोड़ा सा जगह बनाने के लिए साइड का रफ कर देते हैं, और ये जो समीकरण हम सॉल्व कर रहे हैं फिर इसको इस साइड करेंगे। ये जो x माइनस वाई बराबर 2 आया है इसको हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2 आया था। तो कैसे आया था वो मैंने आपको बता दिया। तो x माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2y इतना आपका आया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हाल ही में हमने अभी इससे पहले देखा था द्विघात समीकरण, उसके फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो सबसे पहले जो स्क्वायर की वैल्यू है इसको लिखिए। अब माइनस में तो आप क्या करिए बराबर के उधर ले जाइए, तो आपका क्या आएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर उधर प्लस 2y ऑलरेडी था तो आप तो उधर ही ले गए संख्या, तो वो तो प्लस में ही रहेगा 2y। और 8 जो है वो प्लस का था, आप बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये आपका वही हो गया जो मैंने गुणनखंड सिखाया था कि पहले और आखिरी को आप इस प्रकार से गुणा कीजिए। 8 आ रहा है यहाँ पर तो बीच वाले को इस प्रकार से ब्रेक कीजिए कि गुणा करने पर 8 है और जोड़ने घटाने पर 2y के बराबर है। तो आप इसे कैसे ब्रेक करेंगे, तो आप क्या करेंगे वाई स्क्वायर को जो है आप ऐसे ही रखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और ये जो 2y है इसे आप 4y में से अगर 2y घटाइए 4 2 जा 8 होता है ना, तो 4y माइनस 2y के फॉर्म में लिख सकते हैं। और माइनस 8 को आप ऐसे ही लिखे रहने दीजिए और बराबर 0 आपका ऑलरेडी चल रहा था। अब यहां से आप देखिए y आप कॉमन ले सकते हैं तो अंदर क्या बचेगा y प्लस 4 बचेगा। यहां पर आप प्लस लाना चाहते हैं ना अंदर, तो माइनस का आप कॉमन लीजिए 2 और बचेगा क्या y माइनस 4 बराबर 0। तो पहले आपका आया y माइनस 2, अलग कर लीजिए इसको y माइनस 2 को, और दोबारा आपका आया y माइनस 4, तो y माइनस 4 को अलग कर लीजिए। अब ये पहला वाला y
-2 है, ये वाला प्लस होगा ना, मैंने बताया कि माइनस का जब आपने कॉमन ले लिया तो ये तो y+4 हो गया ना, जब y+4 दोनों में कॉमन है तो y+4 ही तो आएगा, हाँ अब बराबर 0। अब मैंने क्या कहा था कि कभी भी मान माइनस वाला नहीं लिया था, तो यहाँ पर y-2 को अगर आप बराबर 0 के रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर दूसरे वाले में रखेंगे तो y+4 बराबर 0, तो y बराबर -4 आएगा। तो -4 को आप नहीं रखेंगे, y बराबर जो 2 है इसको आपने ले लिया, और इस y बराबर 2 को अगर आप समीकरण नंबर 1 में रख दें तो आपका जो मान है x का वो भी निकल आएगा, क्योंकि y का तो मान ऑलरेडी निकल आया है। अगर आप इसी जो पहला वाला समीकरण था इसी में आप y का मान रख दें तो x का मान भी निकल आएगा। तो आप क्या करिए, इसको रखिए मान x इंटू 2 बराबर 8, और इस 2 से काटेंगे 2 4 जा 8 होता है, तो x बराबर 4 जो है आपका यहां से आ जाएगा। y का मान 2 आया, x का मान 4 आया। अब इन दोनों मानों को, मैंने क्या कहा था, प्रश्न में संख्या पूछी गई है, तो इन दोनों मानों को आप रखेंगे जो आपने संख्या मानी थी, और संख्या हमने क्या मानी थी, 10y प्लस x जो है हमने संख्या मानी थी। यहां पर y का मान अगर आप 2 रखेंगे तो किस टाइप से बनेगा, 10 इंटू 2 प्लस, और x का मान 4 निकला है, +4, तो 10 दूना 20 होता है, और 20 में आप 4 और जोड़ेंगे तो 24 आपकी फाइनल संख्या आएगी, जो कि आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो है वो दे रखा है। देखने में आपको लग रहा होगा अरे ये तो बहुत कठिन प्रश्न है, हमको आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस प्रश्न को एक बार, दो बार, बार बार देखिए, इसीलिए मैंने इस टाइप के प्रश्न अभी 2 और आगे रखे हैं, ताकि आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आप पेपर में छोड़ के बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि मैंने इतने टाइप के अगर प्रश्न करा दिए तो फिर आपका दायित्व तो बनता है कि आप करके आए। कुछ नहीं करना होता है, आप सोच खुद से देखिए, इकाई दहाई के आधार पर संख्या मान लेते हैं, जो भी आपको समीकरण में यानी कि जो दे रखा होता है कि ऐसी ऐसी स्थिति है, उसी स्थिति से समीकरण बना लेते हैं, उन दोनों समीकरण को सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं, वो संख्या में रख देते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, तो आप सभी का एक लाइक तो बनता ही है। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग जो है वो 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 जो है वो कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या बताना है। तो सबसे पहले आपकी संख्या क्या हो जाएगी, बिल्कुल संख्या आपकी हो जाएगी 10x प्लस वाई। अब हम वापस से वही मान रहे हैं जैसे हम मानते थे, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए आगे पीछे कर दिया था कि आप इस चीज को समझें। तो संख्या आपने ये मान ली, लिखना होगा एक चीज का ये ध्यान रखिएगा कि माना संख्या बराबर 10x प्लस वाई। अब प्रश्न आपका कह रहा है कि 2 अंकों वाली जो एक संख्या उसके अंकों का योग 10 है, तो यानी योग का मतलब है संख्या x और संख्या y, इन दोनों का योग प्रश्न में कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। और ये समीकरण आप क्या कह लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि इससे और कोई वैल्यू नहीं जुड़ी हुई है। आगे लिखा है कि जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। अब अंक परिवर्तित करने पर संख्या आपकी क्या हो जाएगी, तो आप लिख भी सकते हैं कि अंक परिवर्तित पर जो है आपकी संख्या का मान हो जाएगा 10y प्लस x, जैसा कि अभी तक हम देख के आ रहे थे। अब जो संख्या आपकी परिवर्तित हो गई, लिखा है ना कि जब अंक आपस में बदल जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। तो संख्या आपकी थी 10x प्लस वाई, तो आप लिखिए 10x प्लस वाई, ठीक है। और जो बाद में परिवर्तित हुई है वो आपकी है 10y प्लस x। और कह रहा है, इस चीज को ध्यान से बहुत समझिएगा कि जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, यानी जब बदल दिए गए तो संख्या ये बन गई, तो संख्या 36 कम हो जाती है, यानी कि पहले से 36 वो कम हो रही है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एक समीकरण के फॉर्म में, कि अगर पहली वाली संख्या जो थी उसमें बाद वाली संख्या को घटा दिया जाए तो आपका मान 36 के बराबर होगा। बस यही एक की पॉइंट है। अगर इसको आपने समझ लिया और इसी टाइप से जैसा भी प्रश्न है अगर आपने ये समीकरण सही बनाया तो कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और जिसको ना समझ में आया उसके लिए मैं सबसे अच्छा तरीका बताता हूं आपको। क्या करना है कि संख्या कोई अपने आप से एज्यूम कर लेनी है। जैसे मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए इस प्रश्न को हटकर कि संख्या जो है मेरे पास थी 21 थी, मान लिया मैंने एक संख्या थी 21। प्रश्न में कह रहा है जब अंक आपस में बदल जाते हैं तो 21 का क्या हो जाएगा, अंक बदलने पर 12 हो जाएगा।
संख्या में नहीं मालूम है सर, वो तो हमने एज्यूम की है, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या कह रहा है 36 कम हो जाती है, तो ये 36 जितनी भी संख्या कम हो रही होगी ये इनका डिफरेंस ही तो होगा। 21 में से 12 आप घटाएंगे तो 9 ही तो होगा। यानी अगर आपको इसे एक समीकरण के तौर पर लिखना हो तो आप क्या कहेंगे कि 21 में से अगर आप 12 घटा दें तो आपका 9 के बराबर होगा। तो ये 21 ही तो वो संख्या है जो पहले थी, ये 12 वही तो संख्या है जो संख्या के अंक पलटने के बाद आया, और ये 9 वही तो संख्या है जितना वो कम हुई जा रही है पहले से। पहले 21 थी, पलटने के बाद जितना कम हुई जा रही है वही तो प्रश्न में 36 दे रखा है। तो इसीलिए हमने इसको इस आधार पर लिखा है। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। कभी ना समझ में आए तो इसी प्रकार से संख्या अपने आप से एज्यूम कर लीजिए और इसको कर लीजिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 10x को ऐसे ही रखे रहने दीजिए, प्लस y को ऐसे ही रखे रहने दीजिए। यहाँ माइनस लगा है, मैंने पहले बताया था माइनस जब खुलता है तो ब्रैकेट के चिन्ह अंदर बदल जाते हैं। तो यहाँ पर 10y होगा और यहाँ पर माइनस का x होगा और ये बराबर हो जाएगा 36 के। यहाँ पर 10x प्लस में है, यहाँ पर माइनस x है तो घट जाएगा 10x में से एक x, तो आपका कितना बचेगा 9x जो है वो बचेगा। यहाँ पर प्लस का y है और यहाँ पर देखिए 10y है माइनस का, वो भी तो माइनस का 10y ज्यादा है, तो यहाँ पर जो बचेगा वो माइनस का 9y बचेगा और बराबर कितना होगा, बराबर होगा 36 के। 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे तो बाहर 9 निकल आएगा। इसको इसी स्टेप में हम करके दिखा देते हैं। 9 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और इस 9 से आप 36 को काटेंगे तो 9 4 जा 36 होता है, यानी x माइनस वाई की वैल्यू आपको 4 यहाँ से प्राप्त हो गई। समीकरण 1 में ऑलरेडी हमको प्राप्त थी x प्लस वाई की वैल्यू, ये हमने समीकरण 2 से निकाला x माइनस वाई की वैल्यू, और समीकरण 1 में x प्लस वाई की वैल्यू हमें 10 पहले से ही पता थी। अब दोनों मान आपको पता चल गए, अब तो आप आसानी से कर लेंगे। तो वही तरीका समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप जोड़ लीजिए। थोड़ा सा अच्छा है, इसको हम थोड़ा सा और इस तरफ लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। समीकरण 1 था आपका x प्लस वाई बराबर 10, और समीकरण y हमने अभी निकाला x माइनस वाई बराबर 4। दोनों समीकरण को अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा और 10 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 14 आएगा। 2x की वैल्यू अगर 14 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे x की वैल्यू 7 हो जाएगी। 7 दूनी 14 होता है, तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या निकल कर आ गई, 7 निकल कर आ गई। अब x की वैल्यू 7 पता है तो इसका मान आप पहले या दूसरे किसी समीकरण में रख देंगे तो x यानी 7 प्लस वाई बराबर 10 होगा, और y बराबर 10 में से 7 घट जाएगा तो y की वैल्यू भी यहाँ से 3 जो है वो निकल के आ जाएगी। अब x y दोनों आपको पता चल गई। अब आपको क्या प्रश्न में निकालना है, संख्या निकालनी है, और संख्या आपने क्या मानी थी 10x प्लस वाई मानी थी, तो इसको यहीं नीचे ही लिख लेते हैं। 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 7 है, और प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 10 गुणे 7 कितना होता है 70 होता है, और उसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका 73 यानी कि 73 आपका ऑप्शन बी वाला दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। परंतु यहीं आप गलती कर देंगे। देखिए मैंने जानबूझ के ये गलती की कि आपको और अच्छे से समझ आ सकूं। प्रश्न में पूछ रहा था बदली हुई संख्या बताइए, और यहां पर तो हमने संख्या में मान रखा है। बदली हुई संख्या थी 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स के आधार पर मान रखेंगे ना आप। तो जरूर जब हमेशा ध्यान दीजिएगा प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया था बदली हुई संख्या, तो बदली हुई संख्या तो 10 इंटू वाई है, y का मान तो आपका 3 है और x का मान तो आपका 7 है, तो 10 इंटू 3 प्लस 7 होगा, और 10 3 30 प्लस 7 37 आपका आंसर होगा। यानी आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। ध्यान दीजिएगा, इतनी छोटी सी बात से आपकी पूरी इतनी मेहनत जो है खराब हो सकती थी अगर आपने प्रश्न में इतनी छोटी सी चीज को ध्यान नहीं दिया होगा। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हम की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 दे रखा है, तो दोनों अंकों के बीच का अंतर आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रश्न को लिखा है। तो देखिए, तो ये प्रश्न आपका और ज्यादा इजी है। कैसे, इकाई का अंक आप क्या मान लीजिए, इकाई का अंक मान लीजिए y, चलिए कुछ भी मान लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। दहाई का अंक मान लेते हैं हम x। अब संख्या आपकी इससे क्या बनेगी, तो संख्या आपकी इससे बनेगी 10x प्लस वाई। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपने दहाई पर अंक माना है उसके गुणनफल में 10 आपको यहाँ पर रखना होगा। अब प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर क्या होता है, नई संख्या का अंतर 45 है, यानी जो संख्या थी वो थी 10x प्लस वाई,
और जो बाद वाली संख्या है वो है माइनस कर घटाएंगे उसमें से 10y प्लस एक्स, और इसका अंतर कितना है 45 है। सीधे सीधे आपको यही तो दे रखा है, और यही चीज तो अभी मैंने समझाई थी, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें कोई शर्त भी नहीं लिखा है, इसमें यही लिखा है कि दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर क्या, आप इसको सॉल्व करते तो आपको वैसे ही समीकरण निकल के आता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई के फॉर्म में। तो इसको आप करिए 10x प्लस वाई, यहाँ माइनस, अंदर जब ब्रैकेट खोलेगा तो 10y यहाँ रहेगा, पर ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और बराबर का 45। यहाँ पर 10x है, यहाँ पर माइनस एक्स है, घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का नहीं होगा, प्लस का ही रहेगा, 9x आपका हो जाएगा। ये प्लस वाई है, इधर माइनस का 10y है, तो ये माइनस का 9y हो जाएगा, और बराबर आपका 45 हो जाएगा। अब इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो 9 कॉमन लेंगे, और x माइनस वाई बराबर आपका 45/9 आएगा। 9 5 जा 45 होता है, तो x माइनस वाई की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। और ये जो x है ये पहली संख्या है, y दूसरी संख्या है। तो 5 जो अंतर प्रश्न में पूछा गया था ना दोनों अंकों के बीच, पहली संख्या दूसरी का मतलब है इकाई दहाई की लेकर मैं कह रहा हूं, क्योंकि एक्स वाई हमने वही मानी थी, तो इसका अंतर यहाँ पर आंसर ही आपका 5 हो जाएगा। तो इसमें और कुछ दे ही नहीं रखा था, तो आसानी से आप डायरेक्ट ही इस प्रश्न को कर सकते थे। पहला प्रश्न है कि एक वृत्त जो है उसकी आपको प्रश्न में कह रहा है कि त्रिज्या जो है वो ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये कह रहा है ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको जो जीवा है उसका मान दे रखा है, कितना दे रखा है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ जीवा जो है इस पर केंद्र जो है, इस पर जो है वो केंद्र ओसी से डाले गए लंब की लंबाई भी जो है वो दी गई है। ओसी से डाले गए लंब की लंबाई आपको प्रश्न में जो है वो दे रखी है, और कितनी दे रखी है, तो ये आपको 3 सेंटीमीटर जो है वो दे रखी है। और जहां पर जो ओ है वो वृत्त का केंद्र भी आपको दे रखा है। इतना कुछ दे रखा है, अब आपको चित्र स्वयं से समझना है। मोस्टली क्वेश्चन में आप देखेंगे जो चित्र होते हैं वो बंद कर नहीं आते, ऐसे लिखा रहता है स्टेटमेंट, और आपको खुद चित्र बनाकर समझना होता है। पर डीएलएड में अगर आप देखेंगे यहाँ से प्रश्न आया है तो कई बार चित्र बना भी होता है, पर हम चित्र को खुद बनाकर समझते हैं। तो सबसे पहले एक बना लेते हैं वृत्त। वृत्त में अगर बात करें तो ये हो गया आपका केंद्र। केंद्र के बाद मैंने कहा कि अगर केंद्र से होकर कोई आपकी रेखा नहीं जा रही है तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी जीवा कहलाती है। और प्रश्न में ये ए बी करके आपको दे रखा है, और इसकी लंबाई भी आपको 8 सेंटीमीटर प्रश्न में दे रखी है। दूसरी चीज ये भी कही जा रही है कि केंद्र ओसी से, तो ये आपका केंद्र से डाला जा रहा है लंब, और क्या है ओसी से, जहां पर ओ वृत्त का केंद्र दे रखा है, तो जहां पर लंब पड़ रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो ओसी जो है इससे डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, तो ये आपको प्रश्न में 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखी है। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा ये गया है जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि वृत्त की त्रिज्या जो है आपको बतानी है। तो मैंने क्या कहा कि जब व्यास की बात की जाए और त्रिज्या आपको निकालनी है, यानी व्यास व्यास दे रखा, त्रिज्या निकालनी है, तो आधा कर लेते हैं। तो सेम यही कंडीशन ये होती है कि जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अगर पूरे की वैल्यू आपको 8 दे रखी है तो इधर की 4 इधर की 4 4 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि जो एसी है उसकी वैल्यू जो है आपको 4 सेंटीमीटर पता चल गई, और साथ ही साथ आपको जो सीबी है या बीसी भी कह सकते हैं, बीसी जो है इसकी वैल्यू आपको कितनी 4 सेंटीमीटर जो है वो पता चल गई। वैसे क्रम आपका सीबी का ही क्रम है, तो चलिए इसको सीबी लिख लेते हैं, फिर बाद में आप ऐसा ना हो कंफ्यूज हो, क्योंकि इधर से हम चल रहे हैं ना, तो एसी की 4 और सीबी की भी 4। फिर अगर बात करें त्रिज्या की, तो त्रिज्या अब इस ओ जो बिंदु है केंद्र है उससे आप इस बाहर वाला जो वृत्त की एरिया दे रखा है, इसको आप परिधि भी कह सकते हैं, उससे अगर मिला दे रेखा को तो वो त्रिज्या हो जाएगी। तो हम ये कर सकते हैं कि इसको हम इस प्रकार से डैश डैश करके मिला देते हैं, इस साइड में मिला देते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये आपकी जो वैल्यू है नीचे वाली, ये हमने 4 निकाल ली, प्रश्न में ये जो लंब है वो ऑलरेडी दे रखा है, और डैश डैश करके जो हमने मिलाया ये हमने त्रिज्या जो है वो मिला दिया। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज तो बन गया, क्योंकि केंद्र से जब लंब डाला जा रहा है तो 2 बराबर भागों में तो बांटता ही है, साथ ही ये समकोण भी बनाता है। समकोण होने पर क्या होता है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, जहां पर ये आपकी जो है वो कर्ण हो जाएगी। ये आपका लंब दे ही रखा है या आधार दे ही रखा है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण आप निकाल सकते हैं। तो लंब का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा, और आधार का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर होगा, और कर्ण का स्क्वायर मतलब ओ और बी या ओ ए कुछ भी आप मान सकते हैं। तो ये जो है आपका होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ओ ए स्क्वायर बराबर आपका 9 प्लस 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो ओ ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो ये कर्ण की वैल्यू आपकी 5 जो है वो सेंटीमीटर, ये सब में लिख लीजिएगा, सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगी। ये भी पता चल गई आपको, और यही तो आपकी आर थी, यही तो त्रिज्या हमने मानी थी। तो आप क्या कहेंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या जो है वो आर बराबर 5 सेंटीमीटर, चाहे वो आप ओ ए कह लीजिए चाहे वो ओ बी कह लीजिए। वैसे आपको यदि चित्र बनाना हो तो आप एक ही साइड में ये लाइन खींचिएगा, जैसे आप ओ ए उधर बना रहे हैं तो इसको ना मिलाइए, तो इससे ऐसा ना हो कि आप दोनों तरफ दिखाना चाह रहे हैं, त्रिज्या तो एक ही साइड बनाएंगे, तो ओ ए की तरफ डैश डैश मिला दीजिए और ओ ए को लेकर ही आप लिख दीजिए। तो मैंने समझाने के लिए इधर भी जोड़ के दिखा दिया था, समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न दे रखा है कि किसी वृत्त का व्यास आपको जो है वो दे रखा है, और
कितना दे रखा है 142.8 सेंटीमीटर। तो इससे डायरेक्ट आपसे त्रिज्या पूछी जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभार, बहुत रेयर केस है, इतने सरल क्वेश्चन से पूछे नहीं जाते हैं। तो आपसे किसमें पूछा जा सकता है, जो बहुविकल्पीय सेक्शन है या फिर अति लघु, एक नंबर में, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे, मैंने कहा कि d बराबर 2r होता है, यानी जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है। तो इसका जस्ट आप आधा कर देंगे तो 71.4 सेंटीमीटर आपकी आर का मान जो है वो आ जाएगा। फिर इस टाइप के प्रश्न अति लघु में जो आने के जो चांसेस है वो कैसे रख सकते हैं कि वृत्त का जो व्यास है वो आपको प्रश्न में 11 सेंटीमीटर दे रखा है और उसकी जो परिधि है वो आपको बताना है। इस टाइप के प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मुला बेस्ड हो जाता है ना। ऊपर वाला तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो फॉर्मुला आपका वृत्त की परिधि का आपको पता है 2 पाई आर होता है, मैंने अभी बताया होता है 2 पाई आर। अब यहाँ पर आर आपको चाहिए, प्रश्न में व्यास दे रखा है यानी 2r दे रखा है, तो 2r बराबर 11 है, तो r बराबर 11 का आधा होता है 5.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे आप हमेशा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। r की वैल्यू 5.5 रख लीजिए या 11/2 रख लीजिए। अच्छा, एक चीज का और ध्यान दीजिए, क्या कि यहाँ पर जो 2r है वृत्त की परिधि में, वो तो ऑलरेडी ही है, तो आप चाहें तो ना भी घटाएं, यानी ना भी आधा करें इसका, क्योंकि वृत्त की परिधि का सूत्र को थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए तो क्या लिखा हुआ है, पाई गुणे 2 इंटू आर, यानी क्या लिख सकते हैं इसी को, पाई गुणे व्यास भी तो लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ना त्रिज्या निकालकर डायरेक्ट भी व्यास रख दीजिए, यानी 22/7 गुणे डायरेक्ट आप 11 लिख दीजिए, तो उससे भी आपका आंसर निकल आएगा। 22/7 के अलावा 3.14 भी आपकी पाई की वैल्यू होती है। तो अगर आप 22/7 के फॉर्म में नहीं रखना चाहते हैं तो दशमलव में रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी। बाकी जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था उस तरीके से अगर आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर आप 5.5 को ही 11/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, वही चीज आ जाएगी पहले वाली। तो 22 गुणे 11/7 ये आपका सॉल्व करने पर आएगा 34.54 सेंटीमीटर। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, बाकी आपको चीज समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा इस चीज को भी समझिए कि अगर कोई मान आपको दे रखा है किसी और इकाई में, जैसे मैं आपसे कहूं कि वृत्त जो है इसकी त्रिज्या आपको जो है सेंटीमीटर या मीटर में ना देख करके इंच में दे दी गई है 1.5 इंच, और आपसे पूछ लिया गया है कि इसकी जो है वो परिधि जो है वो बताइए। तो अब आप अधिकतर क्या देखते थे, जब 2 मान दे रखे होते थे तो एक मान अगर सेंटीमीटर में दूसरा मीटर में, तो दोनों को एक कर लेते थे, पर यहाँ पर तो एक ही मान है, तो कोई आवश्यकता नहीं कि आप इस इंच को सेंटीमीटर में ही चेंज करें। वृत्त की परिधि का आपका सूत्र क्या होता है, आपको अभी मैंने बताया 2 पाई आर होता है। तो आप यहाँ पर जो आर है उसकी जगह क्या रखेंगे, जो दे रखा है मान, यानी कि 2 गुणे 22/7 और गुणे आपका 1.5 और इंच में एज इट इज रख दीजिए। यानी गुणा करने पर जो भी आपका मान आएगा 9.42 आया, तो इंच वाला जो आया यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो मतलब आपका समझने का यहाँ पर ये था कि जब 2 वैल्यू दे रखी होती है तब आप एक को चेंज करके दूसरे के बराबर देख रखते हैं। जब एक ही वैल्यू है तो कोई इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, जो मान है वो आप उसी इंच में जो है वो या जिसमें भी दे रखा है उसमें निकाल सकते हैं। अब एक प्रश्न और, इसी को और ज्यादा शॉर्ट में देखते हैं, इसमें पूरा थ्योरी नहीं लिखेंगे, चित्र से ही देख लेते हैं। जैसे ये आपका जो है वो पूरा दे रखा है वृत्त। अब इस वृत्त में आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये वृत्त का केंद्र है। प्रश्न में कह रहा है कि किसी वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा, क्या कह रहा है, ये 16 सेंटीमीटर आपकी लंबी जो है वो जीवा है। जीवा मैंने बताया केंद्र से नहीं जाएगी, ठीक है। इस पर केंद्र से डाला जा रहा है लंब, जो कि हमने अभी बताया था, और ये लंब जो है इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर आपको प्रश्न में दे रखी है। और प्रश्न में जो है आपसे वृत्त का व्यास जो है वो पूछा गया है। तो व्यास यानी कि 2r जो है वो पूछा गया है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस टाइप से। अब आप क्या करेंगे, वही चीज मैंने कहा था कि इसको आप इस प्रकार से जोड़ देंगे, त्रिज्या निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो 6 का स्क्वायर और यहाँ पर 16 का आधा करेंगे तो 8 होता है, इसको आप 8 यहां तक निकाल लेंगे तो 8 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर होता है 64, 16 नहीं 6 का, सॉरी 6 का स्क्वायर होगा 36 और 8 का स्क्वायर होगा 64। तो 36 और 64 मिलकर 100 होगा। और यहाँ पर जो वैल्यू है, चलिए मान लेते ओ, इसे मान लेते ए, तो ओ ए स्क्वायर करके चलता है ना, तो ओ ए की वैल्यू कितनी आएगी, जो 100 होगा वो अंडर रूट में, और यहाँ से आपका मान 10 जो है वो निकल के आ जाएगा। तो इसका मान 10 आपका आ गया। ये किसका आया, त्रिज्या का यानी आर का आया। प्रश्न में आपसे 2r पूछा गया है, तो इस 10 का जस्ट डबल कर देंगे तो 20 आपका 2r यानी कि व्यास का मान जो है वो आ जाएगा। तो मेन आपको क्या समझना है कि इस टाइप से भी प्रश्न को एक थोड़ा सा स्टेप आगे करके भी पूछा जा सकता है कि आपने अभी तक त्रिज्या सीखा तो व्यास भी पूछा जा सकता है। अब जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, अब डालते हैं नजर उस पे। प्रश्न आपसे पूछा गया था किसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है और केंद्र से जीवा की दूरी जो है आपको तो बतानी है, केंद्र से जीवा की दूरी। ये प्रश्न आपका कब आया था, तो ये प्रश्न आपका डीएलएड जो है इसके 2016 के पेपर में जो है वो। तो अभी जो सारी चीजें हमने सीखी बस इस पे अप्लाई करेंगे, बहुत बढ़िया सा प्रश्न आपको समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले अच्छा क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं, कलर बदल देते हैं। तो देखिए इसका हो गया ये केंद्र। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, तो यहाँ पर जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की बात की गई है, तो आप क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर बनाएंगे, पर उससे पहले एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर दे रखी ना, तो आप जीवा को दिखा लीजिए।
16 सेंटीमीटर जीवा दे रखी है और केंद्र से इस पर लंब डाला जाएगा तो ये 8 हो जाएगी आपकी। इतनी चीज आपको तो समझ में आ गई होगी। फिर हम मिला देंगे वही डॉट 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 करके इस प्रकार से, और किसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की बात की गई है, यानी कि इसका मान भी आपको प्रश्न में 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अभी तक आपको ये निकालना था पर प्रश्न में आपकी ये दे रखा है और कह रहा है कि केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ओ अगर इसको हम मान लें, ए इसको हम मान लें, बी इसको हम मान लें और जहां पर लंब डाला जा रहा है इसको हम सी मान लें, तो ओ सी की वैल्यू आपको जो है वो फाइंड करनी है, यानी कि केंद्र से जीवा की दूरी। तो अच्छा है, इस टाइप से एक और प्रश्न हमारा किसमें कवर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मान है वो कर्ण का दे रखा है, तो देखिए इस प्रकार से लिखते हैं कर्ण का। आप अच्छा जब स्वयं इस टाइप के प्रश्न करेंगे तो पूरा मान लिखेंगे कि त्रिज्या आपको इतनी दे रखी है, या जो भी आपने यहाँ पर त्रिज्या के रूप में मान रखा है तो उसका मान लिखेंगे कि एओ बराबर त्रिज्या बराबर इतना है। मतलब प्रश्न में जितनी चीजें लिखेंगे सब लिखना होगा। और पाइथागोरस प्रमेय से ये हेडिंग लिखते हुए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इस टाइप से होगा। कर्ण की जो वैल्यू है प्रश्न में वो 10 दे रखी है, तो आप क्या करिए, जो नहीं 10 नहीं, ये तो आपको कर्ण की वैल्यू, हाँ प्रश्न में 10 दे रखी ना, तो 10 का जगह हम 10 का स्क्वायर रखेंगे और लंब जो है यही आपको निकालना है। तो लंब की जगह आप चाहें तो ओसी भी रख सकते हैं, क्योंकि ओसी की वैल्यू भी निकालनी है, तो ओसी का स्क्वायर। और आधार की वैल्यू आपको, हमने आधा आधा उसको बांट लिया तो 8 दे रखी, तो 8 का स्क्वायर जो है वो कर लेंगे। अब 10 का स्क्वायर होगा 100 और माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, वो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, 8 जब उधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस, माइनस 64 और बराबर आपका क्या, ओ सी का स्क्वायर। 100 में से 64 घटाएंगे तो आपका बचेगा 36 और 36 आपका अंडर रूट में आएगा, क्योंकि इधर ओसी का स्क्वायर लगा हुआ है तो ओसी बराबर अंडर रूट 36। तो ओसी की वैल्यू जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 6 जो है सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। और यही आपसे पूछा भी गया था एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर और चौड़ाई 125 मीटर है, इसके चारों ओर 12 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय आपको ज्ञात करना था। तो जो जो प्रश्न में दे रखा होगा वो सारी चीजें आपको लिखनी भी होंगी, क्योंकि एक आयताकार बगीचा जिसकी यहाँ पर लंबाई लिखा है तो आपको लिखना होगा कि आयताकार लंबाई जो है आपकी कितनी है, 175 मीटर। इसी प्रकार चौड़ाई भी लिखेंगे। फिर प्रश्न में कह रहा है कि इसके चारों ओर, मैंने क्या बताया था, जो चारों ओर के संदर्भ में परिमाप आपका होता है, तो आप लिख भी सकते हैं इसे, पार्क का परिमाप जो है आप निकालेंगे, पार्क का परिमाप। अब यहां पर परिमाप की जगह सूत्र आपका होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सारे मान आप लिख जरूर दीजिएगा जब आपकी लंबाई इतनी दे रखी है, चौड़ाई इतनी दे रखी है। इसके बाद यहाँ पर मान रखते हैं तो 2 गुणे लंबाई का मान आपका प्रश्न में 175 दे रखा है तो 175 ही रख दीजिए। चौड़ाई का मान आपका 125 दे रखा है तो 125 ही रख दीजिए। और 175 और 125 को जोड़ेंगे तो 300 होगा, और 300 को बाहर 2 से गुणा करेंगे तो 600 होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 600 मीटर आपका परिमाप जो है वो आ गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि बगीचे में बाड़ लगाने के संदर्भ में, तो बाड़ लगाने का खर्च दे रखा है प्रति मीटर की दर से 12 रुपए। जब 1 मीटर लगाने का कोई आपसे 12 रुपया ले रहा है तो आप क्या कहेंगे, 600 मीटर के भैया कितने रुपया लोगे, तो इसी को 12 मीटर जो दे रखा है, 12 मीटर नहीं है रुपए, 1 मीटर का कोई आपसे 12 रुपया ले रहा है, प्रश्न में लिखा है ना 12 रुपए प्रति मीटर की दर से ले रहा है, तो आपसे 600 मीटर के कितने लेगा, 600 गुणे 12 आप कर देंगे। और ये तो मैं आपको समझाने के लिए नीचे ही डायरेक्ट गुणा करके दिखा दे रहा हूं, पर आपको लिखना होगा स्टेटमेंट के तौर पर। क्या लिखेंगे कि बगीचे में बाड़ लगाने का खर्च प्रति मीटर की दर से 12 रुपए, इसलिए 600 मीटर लंबाई वाले बगीचे में बाड़ लगाने का खर्च 12 गुणे 600 और इसको गुणा करेंगे तो 7200 रुपए आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आसानी से आपने कर लिया होगा, और इस टाइप का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि एक आयताकार आंगन की लंबाई 6.3 मीटर और चौड़ाई 4.5 मीटर जो है वो दे रखी है। इससे 30 सेंटीमीटर लंबे और 18 सेंटीमीटर चौड़े पत्थर के टुकड़ों को 4 रुपए प्रति टुकड़े की दर से बिछवाने में क्या खर्च आएगा। अभी तक हमने जो देखा था प्रश्न वो थोड़ा सा इजी लेवल का था, मतलब इसी सेम टाइप पर ये भी प्रश्न है, पर ये उससे थोड़ा सा कठिन है। मैंने क्या कहा था, हम सारे टाइप की चीज देखेंगे, सरल भी कठिन भी, कि ऐसा ना हो कि पेपर में कठिन आए तो आप कहेंगे अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा नहीं, इस टाइप वाला प्रश्न मैंने कराया था, पर पहले कराया था पिछली क्लास में, पर
थोड़ा सा ये प्रश्न भी अच्छा। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिए कि जो ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ये आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे। जब आप डीएलएड के लेवल पर इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो अति लघु लघु में ऑप्शन नहीं होते। ये तो केवल और केवल मैंने ऐसे आपकी सहूलियत के लिए दे दिए हैं। तो आप क्या कहेंगे कि माना हम यहाँ पर या आंगन का क्षेत्रफल, लंबाई दे रखी, चौड़ाई दे रखी, तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आप क्या लिखिए, आंगन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 6.3 इंटू 4.5 और मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर, यानी कि दोनों को गुणा करने के बाद जो आएगा। तो गुणा करने पर क्या आएगा, 6.3 को आप 4.5 से गुणा करेंगे तो 28.35 आएगा। तो इसमें क्या आएगा, 28.35 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक मान आपका मीटर में दे रखा है और दूसरा जो दे रखा है वो आपके सेंटीमीटर में दे रखे हैं। अब मैंने क्या कहा था, इस टाइप की कंडीशन में आपको क्या करना होता है, या तो आप सभी को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए या फिर मीटर में कर लीजिए। अब अगर आप इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहां से दशमलव हट जाएगा, और अगर आप इसे मीटर में बदलेंगे तो ये और ज्यादा दशमलव में हो जाएगा। तो आपके लिए क्या ज्यादा सरल है कि इसको सेंटीमीटर में बदल लें, ताकि आपका क्या होगा, जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। तो इसको अगर आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मीटर स्क्वायर है ना, तो 100 गुणे 100 से आप क्या करेंगे, इसे गुणा कर देंगे। तो 28.35 गुणे 100 गुणे 100, 2 बार 100 से इसलिए किया गया, मीटर स्क्वायर था और ये आपका क्षेत्रफल था। तो गुणा करने पर क्या होगा, ये 2 जीरो जो है ये तो दशमलव को बाहर लेकर देंगे, 2835 बचेगा, फिर बाकी जो 2 जीरो है वो इसमें लग जाएंगे, यानी आपका मान जो आएगा वो 2835 सेंटीमीटर जो है आपका। और साथ ही स्क्वायर भी, ये भी ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर या इसी को ही वर्ग सेंटीमीटर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया, आपने आंगन का क्षेत्रफल निकाल लिया। आगे प्रश्न कह रहा था कि इससे ही 30 सेंटीमीटर लंबा और 18 सेंटीमीटर चौड़ा पत्थर के टुकड़ा है, उसको 4 रुपए प्रति जो है टुकड़े की दर से बिछाने में खर्च क्या होगा। तो आप सबसे पहले इस पत्थर के जो टुकड़े को लेकर बात की जा रही है, इसका अलग से जो है वो आयतन निकाल लीजिए। और मैंने संख्या के संदर्भ में सेम इसी पर घन पर कराया था कि घन में एक बड़े टुकड़े का आयतन होता है, एक यानी एक बड़ा टुकड़ा होता है, या घन का एक बड़ा भाग होता है, एक छोटा भाग होता है। संख्या निकालने के लिए दोनों को डिवाइड करते हैं। तो यही सेम चीज यहां पर भी कि हमने क्या किया, सबसे पहले आंगन का टोटल क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसमें 30 सेंटीमीटर लंबे और 18 सेंटीमीटर जो चौड़े जो है पत्थर के टुकड़े की बात की जा रही है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं कि पत्थर का जो टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल, तो पत्थर के टुकड़े के क्षेत्रफल का भी वही सेम फॉर्मूला होगा जो हमने ऊपर लगाया, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी है तो 30, और चौड़ाई आपको 18, तो गुणे 18। अब 30 गुणे 18 की जगह 18 तिया कितना होता है, तो 54 होता है, और 54 में एक जीरो और लग जाएगा तो 540 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा आपका। और सेंटीमीटर में तो ऑलरेडी है, तो इसे आपको चेंज करना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब प्रश्न में कह रहा है कि 4 रुपए प्रति टुकड़े की दर से बिछवाने में क्या खर्च होगा। तो सबसे पहले आप टुकड़े निकालेंगे ना इसमें से टोटल का, जो मैंने घन को लेकर अभी बताया। तो टुकड़ों की संख्या निकालने के लिए दोनों को एक दूसरे से आप डिवाइड कर देंगे। चलिए इस चीज को हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि आपको एक आपस में मिला ना लगे। तो क्या होगा, टुकड़े की या टुकड़े जो हैं उनकी संख्या, और संख्या निकालने के लिए जो आपका पहले आया था 28,35,00 ये, और जो बाद में आया 540, इसको आप डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर 283500, और डिवाइड कीजिए 540 से, इससे हमें टुकड़ों की संख्या प्राप्त होगी। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 54 से आप इसे काटेंगे तो आपका डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 525 जो है वो आएगा। बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, उसमें यहाँ पर समय व्यस्त करके कोई मतलब नहीं है। तो 525 आपके टुकड़ों की संख्या निकली है। अब प्रश्न के मेन हिस्से को समझिए कि 4 रुपए प्रति टुकड़े की दर से बिछवाने का खर्च ना, यानी कि एक टुकड़ा बिछाने का वो 4 रुपए ले रहा है, और आपने टुकड़े कितने निकाले 525, तो 525 टुकड़ों के हिसाब से 525 गुणे 4 रुपए के हिसाब से गुणा कर दीजिए। तो इसका 4 गुना हो जाएगा 2100 आपका रुपए, यही आपका सही हो जाएगा, जो कि देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में दे भी रखा है। तो ये प्रश्न अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इस टाइप का अगर कैसा भी प्रश्न आएगा तो आप उसको अपना दिमाग लगाकर कर ले जाएंगे। इसीलिए मैंने इस टाइप का करा दिया कि इसमें सारी चीजें देखिए हर टाइप की जो है वो शामिल हो गई हैं।
क्योंकि ये जो टुकड़ों की संख्या निकालनी होती है ये भी इसमें शामिल हो गया, प्रति के हिसाब रुपए के हिसाब से वो दर भी आप निकाल लेंगे और क्षेत्रफल निकाल कर ऑलरेडी कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिर इसी की तरह ही आयत पर बेस्ड एक और प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल क्या है? 18 वर्ग मीटर घट जाता है, और यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों 3-3 मीटर बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः क्या होगी? अब कुछ लोग कहेंगे इतना कठिन सवाल क्या आता है? तो देखिए ऐसा है, प्रीवियस ईयर अगर आप उठा के देखेंगे तो ऐसे प्रश्न आए हैं आपके, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो अभी जो हाल में चतुर्थ सेमेस्टर हुआ उसमें भी ऐसे ऐसे प्रश्न रखे गए हैं जो कोर्स में दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कोर्स में तो अगर आप देखिए जो आपका चतुर्थ सेमेस्टर का है तो आयत के क्षेत्रफल पर है, कोर्स की लंबाई गुणे चौड़ाई पर आपका ये, पर ऐसे प्रश्न हम नहीं आते हैं। अब आपको इसी टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड ही प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो मैं भी इसी टाइप के करा रहा हूं। और ऐसा नहीं मैंने सरल नहीं कराए, शुरुआत में मैंने सरल भी कराए हैं, अब मैं कठिन भी करा रहा हूं, तो दोनों चीजें का मिक्स फॉर्म है करा रहा हूं। बात करते हैं इस प्रश्न की, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, पहले से ना मान लीजिएगा कि नहीं ये तो मुझे आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, आप समझेंगे सब आएगा। जो जो प्रश्न में कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है, यानी कि आयताकार खेत की लंबाई हमको नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से मान सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि एक आयताकार खेत की लंबाई मान लीजिए x मीटर है। इसी प्रकार हम चौड़ाई को भी मान लेते हैं, और चौड़ाई को हम मान लेते हैं y मीटर। अब पहली शर्त के अनुसार कहा जा रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई को 3 मीटर जो है वो बढ़ा दिया जाता है, यानी पहले x मानी थी हमने, अब अगर हम इसे 3 मीटर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। फिर चौड़ाई 3 मीटर घटा दी जाती है, तो चौड़ाई आपकी थी y, इसको हम 3 मीटर घटा देते हैं, तो चौड़ाई आपकी हो गई y माइनस 3। और ये कह रहा है तो क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर जो है वो घट जाता है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसका अगर क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपकी लंबाई x है, चौड़ाई आपकी y है, तो एक्स वाई तो होगा, बिल्कुल होगा। तो प्रश्न में कह रहा है तो क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर घट जाता है, तो आपका कितना घट जाता है, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई में से अगर आप 18 को माइनस कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका 18 जो वर्ग मीटर है वो घट जाता है। अब एक आपको समीकरण प्राप्त हो गया, अब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, तो आपको जहां तक सॉल्व हो सकता है उसके आगे उसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो x को y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। फिर x को -3x से गुणा करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। फिर प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस का 3y हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 तिया 9 माइनस का आएगा। बराबर में एक्स वाई ऐसे ही आप रखिए, और माइनस का 18 को ऐसे ही रखिए। एक्स वाई इधर प्लस का है उधर भी प्लस का है, जब एक से दूसरी साइड जाएगा तो ये एक्स वाई जो है आपका कट जाएगा। और संख्या की अगर बात करें, यहाँ पर माइनस की 9 है, यहाँ पर माइनस की 18 है, तो आप क्या कर लीजिए, संख्या को भी एक तरफ कर लीजिए, और ये तो एक्स वाई में वैल्यू है, ये तो आप काट नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस का 3 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने पर क्या होता है, अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो अंदर यहाँ पर x बचेगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 कॉमन ले लिया गया है तो केवल और केवल y बचेगा। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाइए, -18 था इसको ऐसे रखिए, और जो इधर -9 था ये बराबर के उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -18 प्लस 9 आपका हो जाएगा। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेप में बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो ध्यान से समझते चलिएगा। अब इधर भी इन सबको अच्छा सॉल्व कर लेते हैं। -18 और प्लस का 9 है, तो 18 माइनस का में है, ज्यादा है, तो उसमें से 9 आपका जो है कटेगा, तो 9 दूना 18 होता है, तो 9 बचेगा, और साथ ही साथ माइनस का 9 बचेगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 9, तो इसकी जगह लिख देते हैं माइनस का 9। अब इधर भी माइनस है, इस तरफ भी माइनस है, बाहर है, तो ये कट जाएगा। अब ये जो 3 है ये इस 9 से काट सकते हैं, तो 3 एक 3, 3 तिया 9 होता है। ठीक है, तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू 3 जो है वो निकल कर आ गई। क्या आ गई, x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण आप 1 मान लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, मतलब समझने में। तो अब यहां तक आप कर ले जाएंगे। अब हम दूसरे वाले समीकरण की बात करते हैं, और इसको कर देते हैं रफ, क्योंकि समझ तो आपने लिया ही है।
और कहीं भी कोई चीज ना समझ में आया करे तो वीडियो को दोबारा देखा करिए, तिबारा देखा करिए। यहाँ पर तो ऐसी कोई लिमिट है नहीं कि आप एक ही बार देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं किसी चीज को रिपीट कर दें, अब एक ही वीडियो में हमें दोबारा रिपीट करने का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एक बार वो चीज पढ़ाई जा चुकी है। तो वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिए, तिबारा देखिए, जितनी बार देखिए। तो एक समीकरण हमारा निकल आ गया। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में कह रहा है कि यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों 3-3 मीटर जो है वो बढ़ा दी जाती हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दूसरी अवस्था में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यदि लंबाई को भी 3 मीटर बढ़ा दें यानी x+3, और यदि चौड़ाई को भी 3 मीटर बढ़ा दें यानी कि y+3। एक्स और वाई हमने लंबाई चौड़ाई मानी थी, वही चीज हम यहाँ लिख रहे हैं। दोनों 3-3 मीटर बढ़ा दी जाती हैं तो क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो आप क्या कहेंगे, जो क्षेत्रफल था वो XY था और कितना बढ़ रहा है, तो 60 मीटर बढ़ रहा है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x को y से गुणा करेंगे तो आपका xy होगा, x को 3 से गुणा करेंगे तो 3x होगा। इसी प्रकार 3 को y से करेंगे तो 3y होगा, और इसी प्रकार 3 को 3 से करेंगे तो 9 होगा, और बराबर में x y+60 हो जाएगा। अब देखिए दोनों साइड एक्स वाई है, इधर भी है इधर भी है, एक साइड का दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी इस एक्स वाई से इस एक्स वाई को आप काट सकते हैं। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3y है, ठीक है। इस यहाँ पर 9 है, 9 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 60 से आपका 9 जाके उधर घट जाएगा तो 51 जो है वो बचेगा। और इस 3x और 3y में से जैसे पहले कॉमन लिया तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो x+y जो है वो बचेगा, और ये किसके बराबर होगा, 51 के बराबर होगा। अब ये बाहर वाला जो 3 है इस 51 से कट जाएगा, तो 3 एकन्नम 3, और 17 तिया 51 होता है ना, तो 17 बार में जाएगा, यानी x+y की वैल्यू आपको 17 जो है यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। और ये आपका समीकरण नंबर 2 निकल कर आ जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके आप x का मान या y का मान निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है। अब आप इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो मैंने क्या कहा था, जब ऑलरेडी देख रहे हैं वहां पर कट रहा है तो आप जोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप इसे घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा y का, तो नीचे भी -y हो जाएगा, ऊपर भी -y हो जाएगा, तो y आपका नहीं कटेगा, x तब कट जाएगा। पर जब ऑलरेडी प्लस माइनस चिन्ह बना दे रखा है, वैसे आप जोड़ या घटाना दोनों में से कुछ भी करेंगे आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक आंसर को और ज्यादा सरल बनाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, दोनों पक्षों को जोड़ने पर लिखेंगे आप जरूर कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो x जुड़ जाएगा तो आपका 2x हो जाएगा बराबर 17, और 3 आपका जुड़ेगा तो आपका 20 हो जाएगा। तो 2x किसके बराबर है, 20 के बराबर है, और x किसके बराबर है, तो 2 एकन्नम 2, 2 दहम 20, 10 के बराबर x का मान आ जाएगा। और x हमने क्या माना था, तो x को हमने लंबाई माना था, यानी लंबाई आपकी 10 जो है वो मीटर निकल कर आ गई। अब चौड़ाई निकालने के लिए आप इसका जो मान है x का वो किसी समीकरण 1 या 2 में से रख दीजिए। अगर हम मान लीजिए कि समीकरण 1 में ही रख देते हैं या 2 में रख देते हैं, तो x की जगह आप 10 रखेंगे, और y जो है आपका निकालना है आपको, और 17 इसके बराबर होगा। ये 10 उधर जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 जो है वो मीटर जो है वो आ जाएगा, यानी कि जो चौड़ाई है वो आपकी 7 मीटर आ जाएगी, और लंबाई जो है आपकी 10 मीटर आ जाएगी। यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में देखिए तो 10 और 7 वाला ऑप्शन बी दूसरा वाला जो है आपका दे भी रखा है। तो उम्मीद करते हैं मैं अच्छे से इस प्रश्न को मैंने समझाया भी और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा कि अगर इस टाइप का कोई प्रश्न आएगा तो आप जो है वो कर ले जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, लाइक और शेयर बस इतना सा मेरे लिए कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। एक आयताकार बाग की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। इसके बीचों बीच 5 मीटर चौड़ी सड़कें बनी हैं और इन सड़कों पर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी डलवाने में क्या खर्च होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न आपके पूर्व के वर्षों में एक बार आया था और उसको मैंने समझाया भी था। और वो प्रश्न ये नहीं है, उसी की तरह आपका एक और प्रश्न है और इसको हम सॉल्व करेंगे। इस टाइप के कैसे भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से कर ले जाएंगे। मैं यहाँ पर 1% की भी फॉर्मेलिटी नहीं अदा कर रहा हूँ कि नहीं आपको आपका सूत्र में है आयत आयत लंबाई गुणे चौड़ाई, मैंने कोर्स खत्म करा दिया खत्म हो गया। नहीं, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि प्रत्येक बच्चा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे और अच्छे से अच्छे नंबर लाए, बस मेरा यही उद्देश्य है। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग मेहनत भी करेंगे। ऐसा नहीं मैं ही मेहनत कर रहा हूँ और आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये गलत बात है।
आपको भी जितनी प्रैक्टिस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उससे दुगनी प्रैक्टिस करनी है, उतने से दुगने सवाल लगाने, तब जाके अच्छे नंबर आएंगे। तो देखिए चित्र के माध्यम से इस प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है एक आयताकार बाग है, ये आयत हमने बना लिया, ठीक है। इसमें चलिए ABCD भी दिखा देते हैं। ये A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका D हो गया। एक आयताकार बाग की लंबाई आपको 60 मीटर दे रखी है, तो 60 मीटर लंबाई है, तो चलिए लिख भी देते हैं 60 मीटर इसकी लंबाई है। और चौड़ाई आपको 40 मीटर दे रखी है, तो चलिए 40 मीटर भी यहाँ पर लिख लेते हैं। 40 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसके बीचों बीच 5 मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है। समझिए इस लाइन को, बीचों बीच का मतलब है ये जो पूरी आपकी लंबाई है, इसके बीच में ये जो है वो चौड़ी सड़क आपकी बनी हुई है और इस टाइप से बनी हुई है। और सेम चीज लंबाई के साथ साथ आपका ये जो चौड़ाई है उसके साथ साथ भी आप बनाएंगे, यानी कि इस टाइप से जो है वो बनी हुई है और इस टाइप से आपकी बनी हुई है। अब यहाँ पर इनको नाम भी दे देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इसको हम लिख देते हैं P, इसको हम लिख देते हैं Q, इधर साइड लिख देते हैं S, इधर साइड लिख देते हैं R। PQRS 4 हमने नाम भी दे दिए। और ये 5 जो है वो मीटर है। इसे जगह नहीं है, अभी हम समझा देंगे। एक चीज और इसमें कर देते हैं कि जितना आपका रोड़ी डलवाने वाली सड़क है इसको इस टाइप से तिरछा करके बना देते हैं। यहाँ पर एक चीज लेंथ भी लिखनी ना, क्योंकि प्रश्न में 5 मीटर जो है वो दे रखी है, ये चौड़ी सड़क है ना, तो चौड़ाई दे रखी है। और सेम चीज इधर भी 5 मीटर चौड़ी जो है वो दे रखी है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, इस टाइप से तिर्यक तिर्यक बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इतने भाग में हमारी सड़क है जिसमें हमें रोड़ी जो है वो डलवानी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पी क्यू दे रखा है, ये वाली जो बीच वाली आप सड़क देख रहे हैं पतली सी, ये बीच वाली सड़क जो दे रखा है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्योंकि जिस सड़क पर हमको रोड़ी डलवानी हमें उसका क्षेत्रफल चाहिए। आपको जितना ये तिरछा लाइनें खींची उनका जो है क्षेत्रफल चाहिए। तो जिस प्रकार से इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, सेम चीज आपको इस प्रकार जो पड़ी हुई है सड़क चौड़ी छोटी सी 5 मीटर वाली, इसका भी निकालना है। अब जब दोनों का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक चीज आप पाएंगे कि दोनों के क्षेत्रफल में जो ये बीच वाला भाग है, ये वाला जो बीच वाला भाग है, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, ब्लैक कलर से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये वाला जो बीच वाला भाग है ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। दोनों में कॉमन मतलब है कि जब आप जो पी क्यू वाली सड़क है, ये पी क्यू इसलिए मैंने लिख दिया था, इसका जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी बीच वाले भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। और जब आर एस का क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी आपका बीच वाले के क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो जब दोनों में ये चीज कॉमन हो जाएगी तो आपको क्या करना होगा कि दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके इस बीच वाले क्षेत्रफल को अलग से निकाल के इसमें घटा देना होगा, ताकि आपका जो ये बाहरी वाला भाग है, जितना भाग कितना भाग, ये वाला भाग, ये वाला जो बाहर वाला भाग है इसका क्षेत्रफल जो है वो निकल आए और जो बीच वाला भाग कॉमन हो रहा है वो भी यहां से हट जाए। अब इस चीज को हम करके दिखाते हैं कि कैसे। पहले तो हमने केवल बेसिक आपको टर्मिनोलॉजी समझा दी कि आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर हम भाग भी लिख देते हैं ताकि जो बीच वाला भाग कॉमन है ये आपको समझ में आए। तो इसके लिए हम दर्शा देते हैं यहाँ पर ई, इधर लिख देते हैं एफ, यहाँ पर लिख देते हैं जी और यहाँ पर लिख देते हैं एच। और जो बीच वाला कॉमन भाग है इस टाइप से इसको ब्लैक कलर से हम दर्शा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से जो है वो समझ में आए। तो सबसे पहले इस प्रश्न को करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो सड़क PQ दे रखी है बीच वाली जो है, जो बीचों बीच 5 मीटर चौड़ी सड़कें बनी उसको लेकर बात हो रही, क्योंकि उसी पर ही आपको बिछवाना है। तो बाहरी वाला हिस्से से कोई मतलब नहीं है जो आपके 4 कोने पर है। तो आप लिखेंगे सड़क PQ का क्षेत्रफल, सड़क PQ जो है इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 40 आपकी यहाँ पर दे रखी ना ऑलरेडी, ये वाली इसके लिए लंबाई हो जाएगी और जो 5 मीटर है उसके लिए चौड़ाई हो जाएगी। तो लंबाई गुणे चौड़ाई के आधार पर ही आपका सूत्र होता है। तो आप क्या करेंगे, 40 गुणे 5 लगाएंगे और 4 5 जो होता है 20, यानी 200 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर है ना, सब मान मीटर में दे रखे हैं, तो वर्ग मीटर सड़क PQ का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। सेम इसी तरीके से हम दूसरी वाली सड़क भी निकालेंगे, यानी कि सड़क RS का। तो सड़क RS का क्षेत्रफल भी आपका क्या हो जाएगा, उसके लिए RS में देखिए, तो उसके लिए ये वाली 60 आ जाएगी और जो चौड़ाई थी उस टाइप से 5 रहेगी। तो 60 गुणे 5 हम इसे कर लेते हैं
60 गुणे 5 और 6 5 जा होता है 30, तो 300 वर्ग मीटर आपका यहां से निकल के आ जाएगा। अच्छा, इस चीज को समझ लीजिएगा कि ये 60 गुणे 5 आया कैसे है। ये पूरी जो बीच वाली सड़क 5 मीटर दे रखी है, अगर हम इसको अलग से आपको बना के दिखाएं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। इस टाइप से आपकी 5 मीटर बीच में है, 5 मीटर ये इसकी चौड़ाई है ना, कह रहा है प्रश्न में 5 मीटर चौड़ी सड़कें बनी हुई है, तो चौड़ाई दे रखी है, पर लंबाई तो इसकी ऊपर ही वाले के बराबर होगी। इसको अगर आप ऊपर और बढ़ाएंगे तो पूरा वो जो ऊपर वाली लंबाई दे रखी है, पूरी आयताकार बाग की लंबाई, वो तो 60 ही दे रखी है। तो इस जो बीच में चौड़ी सड़क बनाई है उसके लिए लंबाई तो वो 60 ही रहेगी, पर जो चौड़ाई है वो 5 हो जाएगी। सेम यही चीज हमारे जो खड़ी वाली यहाँ पर PQ दे रखी थी, बीच में चौड़ी सड़क, उसके लिए भी हमने किया था कि उसके लिए जो लंबाई है वो तो 40 ही रहेगी, जो कि आपकी आयताकार बाग की चौड़ाई थी, और जो बाकी बचा हुआ जो बीच में सड़क बनाई जा रही है वो उसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो यही हमने दोनों चीजें की हैं। अब हम क्या करेंगे, जो बीच वाला भाग देख रहे हैं ना, EFGH, इसका जो है निकालेंगे क्षेत्रफल, क्योंकि जब इन दोनों का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं तो बीच वाला ये कॉमन आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए समझा दिया था। तो E और FGH, इसका क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो इसके लिए लंबाई भी 5 है, चौड़ाई भी 5 है, ये भी 5 है, वो भी 5 है, दोनों ही 5 है, तो 5 गुणे 5 आपका 25 वर्ग मीटर हो जाएगा, या मीटर स्क्वायर कह लीजिए, वर्ग मीटर कह लीजिए, बात वही है। चलिए, वर्ग मीटर लिखा है तो वर्ग मीटर ही लिख देते हैं। अब सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि दोनों के क्षेत्रफल से आप जो ये कॉमन वाला क्षेत्रफल है वो घटा दीजिए, तो यहां पर आप लिखेंगे सड़कों का कुल क्षेत्रफल। जो सड़क हैं उनका कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए आप 200 300 जोड़ के उसमें से जो 25 कॉमन है भाग वो निकाल देंगे, मानी 25 घटा देंगे, 300 200 होगा 500, और 500 में 25 घटाएंगे तो 475 वर्ग मीटर जो है आपका ये सड़क का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। ये आपने निकाल लिया कि इतनी आपकी जो है वो कुल क्षेत्रफल की सड़क है, जिस पर आपको 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी जो है वो लगवानी है। अब ये इतना वर्ग मीटर निकला है ना, तो 2 रुपए के हिसाब से चार्ज लगा रहे हैं, यानी 475 वर्ग मीटर में फिर कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुणा कर दीजिए। इस पर बेस तो हम कितने क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आप लिखेंगे कि रोड़ी डलवाने का खर्च बराबर 475 गुणे 2 रुपए के हिसाब से, तो इसका जस्ट डबल कितना होगा, तो 950 रुपए आपका उत्तर जो है वो आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन तीसरे वाले में जो है वो दे रखा है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इस टाइप का प्रश्न आपसे आ भी चुका है, और पूरे पूरे चांसेस हैं आने के इस टाइप के प्रश्न के, इसीलिए मैंने इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख भी दिया था। इस टाइप का प्रश्न तो आपको हर हाल में आना ही चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, जिसमें प्रश्न में दे रखा है कि ABCD आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है, जो कि साइड में आप चित्र भी देख सकते हैं। आगे लिखा है कि जिसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को P पर काटते हैं। ये विकर्ण मैंने बताया था, इस टाइप से जो केंद्र से इस टाइप से आप मिला रहे हैं ये विकर्ण होते हैं, तो जहां पर काटते हैं इसको हम प्रतिच्छेदित बिंदु भी कहते हैं या काटना भी कहते हैं, पर इसमें लिखा है P पर काटते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है P पर जो है वो काट रहे हैं। आगे लिखा है कि DBC की वैल्यू आपको प्रश्न में 70 दे रखी है। DBC ये जो 70 दे रखी है ये आप देख भी रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर BAC का मान भी दे रखा है, ये कितना दे रखा है, BAC का मान ये 30 दे रखा है। इधर वाला दे रखा है, पूरा नहीं दे रखा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और पूछा आपसे क्या गया है, पूछा आपसे BCD का मान गया है, यानी कि ये वाला मान आपसे पूरा पूछा गया है, BCD का मान। तो चलिए फटाफट से इसको आप भी सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको एक एक स्टेप करके जो है वो बताते हुए चलता हूँ। आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज थोड़ी देर के लिए कीजिए, यहाँ पर सॉल्यूशन मतलब खुद कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। प्रश्न में सबसे जो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज लिखी हुई है वो लिखी है चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि बस इसी की प्रॉपर्टीज आप यूज करेंगे। यदि आपके प्रश्न में चक्रीय चतुर्भुज ना लिखा होता तो आप कैसे पहचानते कि जो चारों यहाँ पर कोने हैं ये इसके वृत्त की जो परिधि है इस पर ही स्थित हैं। ये चीज मैंने डेफिनेशन में कल बताई थी। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज जो ABCD है यहाँ पर दे रखा है, इसमें एंगल BAC को अगर आप लें और एंगल BDC को,
पर यहाँ पर प्रश्न में आपको चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, उसका यूज करे बिना ही प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। कैसे? देखिए, बीएसी और जो बीडीसी है, ये आपका त्रिभुज एबीसीडी के भाग हैं, या चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के अंतर्गत आप लिखेंगे कि ये दोनों ही आपके भुजा के एक ही ओर स्थित हैं। भुजा के एक ही ओर स्थित हैं, तो इसलिए ये दोनों ही जो मान हैं वो आपके बराबर हो जाएंगे। बी ए सी बराबर एंगल बी डी सी, और मान आपको प्रश्न में देखिए बी ए सी का दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, तो दोनों का मान आपको 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ये वाला मान अगर 30 है तो ये वाला मान भी आपको 30 डिग्री जो है वो प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न में आप देखिए इस टाइप से आपका ये त्रिभुज बन रहा है, जिसमें आपको ऊपर वाला मान 30 डिग्री आपने निकाल लिया, इधर वाला मान आपका जो नीचे वाला है ये 70 डिग्री जो है आपको दे रखा है, बचा तो यही वाला। अब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग या अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो आपका 180 डिग्री होता है। तो आप क्या करेंगे, इस 70 को जोड़ेंगे, इस 30 को जोड़ेंगे, और टोटल को जोड़ने के बाद 180 से जो है वो घटा देंगे, तो 70 30 होता है 100, और 100 में से 180 घटाएंगे तो आपका प्राप्त कितना होगा, 80 प्राप्त हो जाएगा। 80 डिग्री आपका यही मान बी सी डी का जो है वो हो जाएगा। तो बी सी डी का ही पूछा गया था, ये आपका सही हो जाएगा। इसी प्रश्न को यानी कि करने का तरीका और भी आप अपना सकते हैं, जैसे चक्रीय चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं वाला मैंने आपको प्रमेय बताई थी, उसका भी यूज करके, पर करने का तरीका है उससे करेंगे थोड़ा सा लेंदी जाएगा। बाकी आपको जो इजी लगे आप उस आधार पे कर सकते हैं, मैंने एक तरीका बता दिया। चलिए देखते हैं फिर हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि एंगल बी ए सी की वैल्यू आपको 65 दे रखी है, जैसे कि आप यहाँ साइड में चित्र में भी देख सकते हैं। बी सी ए की वैल्यू आपको 20 डिग्री दे रखी है, और आपसे पूछा गया है ए डी सी की आपको मान बताना है, यानी कि जो बाहर वाला मान देख रहे हैं ये वाले एंगल आपको जो है वो बताना है कितना होगा। तो जल्दी से सोचिए, दिमाग लगाइए, इसको कॉपी में करना स्टार्ट कीजिए, हम इसको समझते हैं। और ये भी आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये भी आपको प्रश्न में समझ में आ रहा है। ये वाला, ये वाला, और ये वाला और ये वाला, चारों ही बिंदु आप देख रहे हैं वृत्त की परिधि पर है। और इस प्रश्न को हम उसी तरीके से ही करेंगे जो हमने आपको बताया कि जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि आपके पेपर में अधिकतर इसी पर बेस्ड ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो त्रिभुज ए बी सी आपका दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी, इसमें ये सभी चीजें आपको लिखनी होंगी। आपको एंगल ए का मान दे रखा है, एंगल बी का मान नहीं दे रखा है, और एंगल सी का मान आपको प्रश्न में भी दे रखा है, और इन तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से आप एंगल बी का मान निकाल सकते हैं। अगर आप बी का मान निकाल लेंगे, ये वाला मान, तो आप जान रहे हैं उसके सामने वाला जो कोण है वही आपको निकालना है। जब एक पता चल गया तो दोनों का योग जब 180 होता है तो दूसरा भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एंगल ए की जगह आप रख दीजिए 65 डिग्री, एंगल बी का जो मान है वो आपको निकालना है, एंगल सी का मान आपको देखिए प्रश्न में 20 डिग्री दे रखा है, तो ये तीनों का योग 180 के बराबर होगा। अब दोनों को आप जोड़ेंगे तो 65 और 20 आप जोड़ेंगे तो आपका 85 होगा, और 85 180 के उधर जाएगा, तो आपका एंगल बी का मान आ जाएगा 180 में से अगर आप घटाएंगे कितना, 65 घटा नहीं 85 घटाएंगे तो आपका 95 जो है वो बचेगा। देखिए किसको किसको घटाना था, 180 डिग्री से 60 और 70 80 और साथ ही 5 और यानी 85, तो 85 को घटाना था। पूरा 80 घटा देंगे तो 100 घट जाएगा, यानी कि 100 पहुंच जाएगा, 5 और घटेगा तो 95 हो जाएगा। तो एंगल बी का मान आपका 95 आ गया, तो ये वाला मान आपका 95 डिग्री आ गया। अब आप समझ रहे हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के होगा। यहाँ पर एंगल बी का मान हमने 95 निकाल लिया है, एंगल डी का मान आपको निकालना है, जो कि प्रश्न में ही देखिए पूछा गया है एडीसी, तो ये एडीसी, यही तो एडीसी है इस टाइप से, तो ये डी ही तो यहाँ से निकल रहा है। यहाँ तो आप चाहे तो पूरा पूरा भी लिख सकते हैं, जैसे बी को आपको लिखना है तो पूरा ए बी सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, इस टाइप से पूरा लिख भी सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे 180 डिग्री, एंगल डी का मान निकालने के लिए 95 को उधर ले जाएंगे, तो आपका 95 ये इधर आ जाएगा। 180 में से आप
95 डिग्री को माइनस करेंगे तो आपका 85 जो है एंगल डी का मान निकल के आ जाएगा, या इसी को आप एंगल ए डी सी भी कह सकते हैं, और इसका मान आपका 85 डिग्री जो है वो आंसर यही आपका हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपके डीएलएड के पूर्व के वर्षों में इसी पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। इसी पर आधारित कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर प्रमेय है समूह कोणों का योग 180 उस पर आधारित। तो ये आपका प्रश्न समझ में आपको आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, इस सभी में काफी मेहनत लगती है। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। इसी प्रकार हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपने लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि मेरे लिए तो कोई मेहनत करेंगे नहीं, आप अपने लिए मेहनत कीजिए, अच्छे अच्छे नंबर आए आपके। देखते हैं हमारा प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि पार्श्व चित्र जो है इसमें ओ वृत्त का केंद्र है, ये बीच में ओ बना हुआ है, ठीक है। आगे लिखा है वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है ये होती है त्रिज्या, ये आप कहेंगे जीवा होती है। त्रिज्या आपकी ये होगी, ओ ए वाली ये त्रिज्या होगी, क्योंकि ओ एम तो पूरी जुड़ी भी नहीं है, ठीक है। हमें कितनी ओ ए का मान दे रखा है, चाहे तो हम इधर लिख भी सकते हैं कि जो ओ ए है इसकी वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब प्रश्न में आपको जीवा भी दे रखी है, जो ए बी है ये जीवा है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर केंद्र से होकर नहीं जा रही है तो वो जीवा होती है। तो ए बी आपकी जीवा दे रखी है। इसकी लंबाई भी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, पूरी जीवा की लंबाई। और यदि ओ एम लंब है, ओ एम ये जो है आपका लंब है, और जब लंब पड़ता है जीवा पर तो ये कोण 90 डिग्री का बनाता है, इस चीज का सदैव ध्यान रखिएगा। 90 डिग्री के कोण के साथ साथ जिस जीवा पर पड़ता है, जैसे ये आपकी पूरी जीवा थी ए बी, इस पर कोण, इस पर जो लंब है वो पड़ रहा था ओ एम, तो यहाँ पर दो जब लंब पड़ता है तो दो चीजें निकल कर आती हैं। पहला ये 90 डिग्री का कोण, और दूसरा ये कि जो ये जीवा थी इसको दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ए एम जो है ये बराबर हो जाएगा एम बी के। तो ये दो चीजें जब लंब पड़ता है तो उससे निकल कर आती हैं। क्योंकि जीवा की लंबाई आपको प्रश्न में दे रखी थी 6, तो जीवा की जो आधी होगी वो क्या होगी, 3 होगी। तो ए एम जो है इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो एम बी है इसकी वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओ ए की वैल्यू आपको दे रखी थी, इसी चित्र को इस टाइप से देखिए कि यहाँ पर आपको जो 3 सेंटीमीटर है ये हमने अभी निकाली, जीवा को आधा करके, यहाँ पर m लिखा हुआ है, यहाँ पर a लिखा हुआ है, यहाँ पर o लिखा हुआ है। और प्रश्न में ओ ए की वैल्यू यानी ये वाली 5 सेंटीमीटर आपको ऑलरेडी चित्र में दे रखी थी, ठीक है। तो ये लंब क्या आप नहीं निकाल सकते हैं। आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर कर्ण ही आपको 5 दे रखा है, तो कर्ण की जगह रखिए 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब ओ एम का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और इस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, और उधर बराबर के ले जाएंगे तो -9 होगा, और ये ओ एम के स्क्वायर के बराबर होगा। 25 में से 9 आप घटाएंगे तो आपका 16 होगा, और बराबर होगा ओ एम के होल स्क्वायर के बराबर। और ओ एम जब उधर जाएगा तो 16 अंडर रूट में आएगा, तो 4 चक्कू 16 होता है, तो ओ एम की वैल्यू 4 आपकी प्राप्त हो जाएगी। तो प्रश्न में आप देखिए ओ एम की वैल्यू ही तो आपसे पूछी गई थी, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित इस टाइप के भी प्रश्न आपके डीएलएड में पूछे जाते हैं। बहुत कठिन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत सरल नहीं पूछे जाते हैं, मीडियम मॉडरेट लेवल के जो है वो पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैंने यहाँ पर समझाया है चीजों को, आप ऐसे डीएलएड में जब करते हैं तो ऐसे नहीं करके आएंगे, आप पूरा लिखेंगे कि ओ त्रिभुज को लेंगे, फिर उसमें जो ये एंगल दे रखा है, ओ ए का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर आप लिखेंगे कि जो केंद्र है उसे जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए जो ए एम है उसकी वैल्यू एम बी के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर ए एम जो है यानी टोटल आपका 6 था, तो उसका वो आधा आधा हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। ये सब चीजें आपको दर्शानी होगी। पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा रहे हैं तो उसके ऊपर लिखेंगे जरूर आपकी पाइथागोरस प्रमेय से, तभी आपका पूरा जो क्वेश्चन होता है डीएलएड में सही माना जाता है। तो चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। ये वाला प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न भी आपका है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिज्या मतलब ये आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है। और ए बी वृत्त की जीवा है, ए बी वृत्त की जीवा है, अभी हमने देखा था। यदि लंब आपका ओ एम जो है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब 5 सेंटीमीटर लंबाई इसकी दे दी गई, पहले जीवा की दी गई थी,
अंतर आपने देखा कि बस इतना सा ही अंतर होगा। और यहाँ पर जीवा ए बी की लंबाई यानी कि पूरे की लंबाई पूछी गई है, बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना करिए कि आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय निकालिए और वही आंसर को मान के चले आए। ये पूरा ए बी का मान पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखिए कर्ण की वैल्यू कितनी है, तो 13 है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 5 है, लंब का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार आपका ए एम मान लेंगे, तो ए एम का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 5 का स्क्वायर करने के बाद उधर ले जाएंगे तो -25, और बराबर किसके होगा, ए एम स्क्वायर के होगा। अब 169 में 25 घटेगा तो आपका 144 होता है, तो आपका ए एम बराबर अंडर रूट में 144 आएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये उधर चला जाता है। तो ए एम बराबर क्या आ जाएगा, 144 किसका होता है स्क्वायर, तो 12 का होता है, 12 12 144, तो ए एम की वैल्यू आपको 12 प्राप्त हो गई। तो इतने की प्राप्त हुई है आपको 12 वैल्यू, सेंटीमीटर में होगी। अच्छा, ये सब मान जरूर लिख लीजिएगा। अब आपसे प्रश्न में पूछा गया है ए बी जीवा की लंबाई, यानी पूरा पूछा गया, तो उसका जस्ट डबल ही होता है। अभी मैंने बताया कि आपसे केंद्र पर से डाला गया जीवा पर लंब, जो जीवा होती है उसको समद्विभाजित भी करता है और साथ ही साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। समद्विभाजित मतलब जो है यहाँ पर ए एम की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू एम बी की भी होगी। तो आपने एक 12 निकाल ली, दूसरी भी आपकी 12 होगी, तो दोनों 12 12 जोड़ दीजिए, टोटल आपकी जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगी। इस टाइप से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि पार्श्व चित्र जो है इसमें वृत्त का केंद्र आपको ओ जो है वो दे रखा है। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। ओ यहाँ पर वृत्त का केंद्र प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, आगे लिखा है जिसकी एक जीवा भी है ए बी, ये जो है आपकी जीवा है, जो कि मैंने क्या कहा था कि केंद्र से होकर नहीं जाती, वो जीवा हो जाती है। जरूरी नहीं, एक चीज अच्छा जरूर ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि ये वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त का केंद्र है, तो जीवा हमेशा ऐसे नीचे ही खींची हो, ऐसा नहीं कोई जरूरी है। जीवा आप ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, कैसे भी खींच सकते हैं, बस वो केंद्र से होकर नहीं जानी चाहिए, इस चीज में ध्यान जरूर रखिएगा। तो प्रश्न में कह रहा है ए बी की वैल्यू आपको ये 30 दे रखी है, कितनी, 30 मिलीमीटर दे रखी है। अच्छा, यहाँ पर मिलीमीटर में दे रखा है मान, और ये भी कह रहा है कि जो व्यास है उसका मान 34 मिलीमीटर दे रखा है। तो व्यास एसी तो है आपका पूरा, केवल एओ आपकी त्रिज्या है, केवल ओसी आपकी त्रिज्या है, पर पूरा जो एसी है वो आपका व्यास है, तो यही आपको 34 मिलीमीटर दे रखा है। अब एक चीज आपने और ध्यान दी कि दोनों ही मान आपको मिलीमीटर में दे रखे हैं, तो आपको किसी में भी मान चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 1 मिलीमीटर में होता है, 1 सेंटीमीटर में होता, तब आपको चेंज करना पड़ता है, यहाँ पर तो दोनों ही है। प्रश्न में आपसे पूछा गया जीवा ए बी जो है इसकी केंद्र से दूरी जो है वो ओडी होगी। जो जीवा आपका ए बी है, हाँ, इसकी केंद्र से जो दूरी है वो ओडी, इसको संदर्भ में यहाँ पर ये मिलाया नहीं गया है, पर लिखा गया है कि जीवा ए बी की केंद्र से दूरी जो है वो ओडी होगी, और डी आपका यहाँ पर पहले से है, ओ यहाँ पर है, तो आप मिला भी सकते हैं। और होगी मतलब कि यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है, लिखा है ना कि जीवा ए बी की केंद्र से दूरी ओडी होगी, तो कितनी होगी ये आपको बताना है। अब इस प्रश्न को आप आसानी से कर ले जाएंगे अगर इससे पहले वाले प्रश्न को आपने समझा है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका AC यहां पर भुजा दे रखी है, जो कि आपका एक व्यास है, इससे हम निकालेंगे त्रिज्या। तो AO का मान हम निकाल लेते हैं, तो AO क्या हो जाएगा, जस्ट इसकी आधी हो जाएगी। जब व्यास की वैल्यू आपको 34 mm दे रखी है, तो AO की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट इसका हाफ हो जाएगी। तो आपका 17 दूना 34 होता है, तो AO की वैल्यू भी 17 हो जाएगी, और साथ ही साथ आगे भी लिख सकते हैं कि OC की वैल्यू भी 17 mm हो जाएगी, सब मिलीमीटर में चलनी वैल्यू। ठीक है, अब नीचे अगर देखिए तो जीवा जो है, जब केंद्र से लंब डाला जा रहा है तो जीवा को भी तो दो भागों में बांट रहा है, तो ये जो 30 आपका दे रखा है ये भी दो भागों में बढ़ सकता है, यानी कि जो जीवा है उसमें जो पहला भाग है AD, ये भी आपका 30 का आधा कितना होगा, 15 होगा, तो 15 mm ये हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो DB है इसकी वैल्यू भी आपकी 15 mm आ जाएगी, जो कि किसका आधा है, जीवा का, दोनों का आधा है, क्योंकि जीवा आपकी 30, साइड में चित्र में सारी चीजें लिखी हुई हैं, देखते हुए चलिएगा, तो ये भी दोनों का आधा आधा हो जाएगा। अब यहां पर जो मैंने बताया था कि केंद्र जो है
उससे जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब 90 डिग्री का कोण ये बना रहा है तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय में देखिए तो आपको मान ये वाला पता है यानी AO वाला पता है और नीचे वाला भी पता है, केवल लंब ही तो नहीं पता है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर आप लगाएंगे, लंब का स्क्वायर लगाएंगे और आधार का लगाएंगे। कर्ण आप मान लीजिए 17 को, तो 17 का स्क्वायर बराबर लंब आपको ओडी निकालना ही है, प्रश्न में ही पूछा गया, तो ओडी को ऐसे रखिए और प्लस जो नीचे वाला मान है वो आपका कितना है एडी, वो कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर आप करिए तो आपका होता है 289, 15 का करेंगे तो 225 होता है और 289 में से 225 घटाएंगे तो 64 आता है। तो ओडी का मान यहाँ से क्या आएगा, ओडी स्क्वायर का मान 64 आएगा और ये जो स्क्वायर है जब उधर जाएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ जब बाहर निकलेगा तो 8 आएगा। तो ओडी की वैल्यू 8 मिलीमीटर, प्रश्न में जो मिलीमीटर ही दे रखी थी इकाई, तो 8 mm या मिलीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो था आसान प्रश्न। देखने में देखिए चीजें कठिन लगती हैं, जब आप एक बार चीजों को समझने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो आपको और अच्छे से उस टाइप के प्रश्न भी आने लगते हैं और प्रश्न भी उस टाइप के सरल लगने लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अभी हम 2 प्रश्न और कराएंगे और लास्ट में एक प्रश्न आपसे और पूछेंगे। तो सब चित्र पर ही आधारित आज प्रश्न है। एक चीज मैं आपको इस प्रश्न को कराने से पहले और बताना चाहूंगा कि कोर्स तो हम पूरा करा चुके हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रश्नों की प्रैक्टिस ही करा रहे हैं। तो आप इसी वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक में या किस टाइप के प्रश्न में दिक्कत आती है। तो जैसे हम ये मिक्स फॉर्म आप देख रहे हैं प्रश्नों का, नेक्स्ट वाले यानी कि कल से भी अब हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं, ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे टाइप टाइप के, उनको हम एक ही में मिक्स करके देखेंगे। तो आपको अगर किसी टाइप के प्रश्न में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले टाइप क्वेश्चन कराए जाएं, या आप जो उम्र वाले क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के कराए जाएं, यानी कि इस टाइप से आप बता दीजिएगा, तो मैं अगले वाले वीडियो में क्या करूंगा, उस टाइप का जो प्रश्न होगा उसको शामिल कर लूंगा। तो और पूरा कोर्स भी हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे आपका साथ ही साथ मॉडल पेपर, जिसका मुझको भी इंतजार था कि जैसे आपकी सारी चीजें खत्म हो फिर हम मॉडल पेपर भी देखें। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ आपका सेंटर में देख रहे हैं, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। त्रिज्या ओ ए का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ओ ए जो है ये आपका 5 सेंटीमीटर जो है वो दे रखा है। फिर कह रहा है कि जो जीवा है ए बी वो भी आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो पूरी जीवा है कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो पूरा आपका 8 सेंटीमीटर आप लिख देंगे। केंद्र ओ से जीवा पर लंब त्रिज्या ओसीडी खींचा गया है। केंद्र जो आपका है O, उससे जीवा पर आपका लंब त्रिज्या OCD, यानी कि लंब तो है ही, साथ ही साथ पूरा त्रिज्या भी है, देखिए पूरा नीचे तक जुड़ा हुआ है। अभी तक के हम प्रश्नों में देख रहे थे कि इस टाइप से आपका कुछ होता था कि नीचे जीवा है, और इसको थोड़ा सा वृत्त सहित बना देते ताकि आपको और समझ में आए। ये आपका केंद्र है, केंद्र से ये आगे नीचे त्रिज्या है, तो अभी तक के हम प्रश्नों में देख रहे थे कि ये आपकी त्रिज्या डाली जाती थी, इधर साइड त्रिज्या होती थी और आप क्या करते थे, मान निकाल लेते थे। पर इस प्रश्न में जो एक्स्ट्रा दिया गया है वो ये दिया गया है कि इस जो लंब डाला गया है इसको पूरा नीचे तक जो है वो मिला दिया गया है, यानी कि ये अब एक त्रिज्या बन गई है। मैंने बताया कि केंद्र से जब आपको पूरी परिधि तक होती है, जो भी लाइन खींची होती है वो आपकी त्रिज्या होती है, तो जैसे ये त्रिज्या है वैसे ये भी त्रिज्या है। तो जो लंब डाला गया है वो लंब नहीं है केवल, वो लंब त्रिज्या है। प्रश्न को आपने समझा, अभी मैं केवल प्रश्न समझा रहा हूं। तो लंब त्रिज्या आपकी ये ओसीडी देखिए यहां पर खींची गई है प्रश्न में, इसी को लेकर मैंने बताया है। अब प्रश्न में देखते हैं चीजों को आप लिखते हुए चलेंगे कि OA की वैल्यू आपको प्रश्न में दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो OA बराबर 5 सेंटीमीटर, और ये वाला 5 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ जो लंब डाला गया है जिस जीवा पर वो भी आपका बराबर होगा, AB पर डाला गया यानी AC बराबर होगा किसके, तो BC के। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं AC बराबर होगा BC के, ठीक है। साथ ही साथ जो OA है, इस चीज को ध्यान दीजिए, सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जो OA है ये भी आपकी एक त्रिज्या है। थोड़ा सा अच्छा जूम कर देते हैं, यहाँ पर जूम शायद नहीं होगा, चलिए ऐसे समझ लेते हैं। OA जो है, ये वाली जो OA है, ये वाला अभी जो मैंने चित्र में बताया ये आपकी त्रिज्या है। साथ ही साथ जो OD नीचे तक बना हुआ है ये भी तो आपकी त्रिज्या है।
और दोनों ही त्रिज्याएं केंद्र से ही खींची गई हैं, तो दोनों त्रिज्याएं भी तो आपस में बराबर होंगी। अभी तक तो आप केवल OC तक देख रहे थे, तो आपकी बराबर नहीं होती थी, तो ये आपका जो OD की वैल्यू है ये इस OA के बराबर होगी, क्योंकि दोनों ही आपकी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इतनी सी केवल मैं यहाँ पर बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर इस चीज को लिख भी देते हैं, क्या लिखते हैं कि O, ये इसी के सामने चलिए लिख देते हैं कॉमा लगाकर, साथ ही साथ जो OA है ये बराबर होगा OD के। ठीक है, लिख भी सकते हैं कि हम जानते हैं कि यह जो त्रिभुज है इसकी ये जो है वो दोनों त्रिज्याएं हैं, इसलिए OA बराबर OD। अब त्रिभुज में ही आप क्या करेंगे, जो AC आपका मान दे रखा है ये वाला, ये निकालेंगे। अगर जीवा की टोटल लंबाई आपको प्रश्न में 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये इसका आधा हो जाएगा, यानी AC की वैल्यू आपको कितनी पता चल गई, 4 सेंटीमीटर, और जो CB है इसकी वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर आधी आधी होती है, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। लिखने का तरीका क्या होता है, चलिए इस प्रश्न में बता भी देता हूं मैं, कि जैसे लिखेंगे आप कि AC जो है ये बराबर होगा 1/2 AB के, हाफ AB के बराबर होगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको 2 समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है, तो AC बराबर 1/2 AB लिखेंगे, और इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 AB का जगह मान दे रखा है प्रश्न में 8 सेंटीमीटर, तो 8 रखेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8, यानी AC की जो वैल्यू है वो आपको 4 सेंटीमीटर यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। इस चीज को 4 सेंटीमीटर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये चीज आपको लिख के दिखानी होगी। ये तो मैंने यही डायरेक्ट बता दिया कि 4 उसकी आधी होगी। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे कि जो एंगल C दे रखा है ये भी तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसीलिए तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ऐसे किसी भी त्रिभुज में नहीं लगा सकते हैं, इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। जो समकोण त्रिभुज होता है उसी में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, इसीलिए आपको ये लिख के दिखाना होता है कि जो एंगल C है वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर लंब डाला जा रहा है, तो ये जो एंगल C है वो 90 डिग्री है, इसलिए एंगल AOC जो है इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, इस टाइप से लिखेंगे। अब यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जो OC की वैल्यू है, ये वाला जो लंब वाली वैल्यू है ये आपको निकालनी है, और जो OA है ये आपको पता ही है प्रश्न के अकॉर्डिंग। OA की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने देखी 5 सेंटीमीटर, जो सबसे पहले देखी लाइन लिखी हुई है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, OC बराबर या OC का होल स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस OC, नहीं OC हो गया ना, नीचे वाली वैल्यू AC का होल स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से हमने डायरेक्ट इसको लिख लिया है। बाकी वही आप कर्ण का स्क्वायर व लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे, फिर उधर से वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी। अब OC की जो वैल्यू है वो कितनी आपकी है वो निकालनी है। OA की वैल्यू कितनी है, आपको स्टार्टिंग में 5 दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस AC की वैल्यू कितनी है, तो आपको मैंने पहले ही बताई कि 4 होगी, उसका आधा होगा, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 25 में 16 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, माइनस है ना, तो घटाएंगे तो आपका 9 जो है वो मिलेगा। अब OC स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 है तो OC की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ से जो स्क्वायर लगाइए अंडर रूट में, तो यहाँ से आप 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं किसकी वैल्यू, OC की। तो ये वाला जो मान है लंब का, ये आपका कितना निकल के आ गया, 3 सेंटीमीटर। प्रश्न में आपसे CD की माप पूछी गई थी, आपसे जो नीचे वाला छोटा सा भाग है ये पूछा गया था, ये वाला आपसे जो है वो पूछा गया था कितना होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो पूरा त्रिज्या है वो पूरी पूरी बराबर है, यानी कि अगर AO त्रिज्या बराबर है OD त्रिज्या के, और AO का मान आपको पता है कितना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग 5 सेंटीमीटर था आपका, तो 5 सेंटीमीटर अगर AO है तो जाहिर सी बात है ये पूरी OD भी आपकी 5 होगी। मैं इसको रफ कर रहा हूं सारी चीजें, इस चीज को समझिए। जो आपका यहाँ पर बस चित्र ही समझना है, बाकी थ्योरी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस टाइप से आपसे चित्र बना हुआ है, ये A लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है, ये D लिखा हुआ है, ये O लिखा हुआ है, और ये C लिखा हुआ है। हमें पता है कि जो AO है ये आपकी एक त्रिज्या है, हमें पता है कि जो OD है ये आपकी एक त्रिज्या है, और ये भी हमें पता है कि दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं।
ठीक है। तो अगर हमें AO की वैल्यू पता है ऑलरेडी, OA की वैल्यू प्रश्न में 5 दे रखी थी, तो जाहिर सी बात है कि इसकी वैल्यू यानी कि पूरी OD की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने पाइथागोरस प्रमेय से इस OC की वैल्यू निकाल ली। कलर चेंज कर देते हैं। हमने क्या किया, जो OC की वैल्यू है वो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ली। वो कितनी निकली थी आपकी? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर आपकी इतने की वैल्यू है। और जब आपको पूरे की 5 पता है, इतने की 3 पता है, तो क्या आप CD की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? जाहिर सी बात है, टोटल में से इतने को घटा दीजिए, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 सेंटीमीटर आपका बचेगा। यही आपकी वैल्यू OCD जो है, OCD नहीं, हाँ OCD पूछा गया है, CD का पूछा गया है। तो ये आपका इधर बना लिखा हुआ है, यही वैल्यू जो है वो CD की माप जो है वो हो जाएगी। यही तो लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ C लिखा हुआ था, यहाँ पर D लिखा हुआ था, यही आपका 2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए सरल था, पर मेन यहाँ पर मोटिव था चित्र को, कि कैसे आपको चीजों को समझना है और सारी चीजें सबको समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लोग को आ रही हैं, जितने लोग देख रहे हैं सबको चीजें समझ में आ रही है। इस चीज को लेकर मैंने इतना डिटेल में समझाने का प्रयास किया। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ठीक है। फिर ये जो वृत्त है इसकी 3 जीवाएं भी हैं। कौन कौन सी? एक AB जीवा है, एक PQ जीवा है और एक CD जीवा है। मैंने क्या कहा था कि वृत्त के केंद्र से नहीं होकर जानी चाहिए। आप कितनी भी जीवाएं खींचेंगे तो इस टाइप से खींच सकते हैं। तो ये आपकी 3 जो है यहाँ पर जीवा दे रखी हैं। ये भी लिखा हुआ है कि जो AB है इसकी वैल्यू PQ के बराबर है, इसी की वैल्यू CD के बराबर है, यानी कि जो तीनों जीवाएं हैं ये भी आपके आपस में बराबर हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि AOB, ये एक एंगल दे रखा है आपको 65 डिग्री, तो आपसे POQ वाला ये वाला एंगल पूछा गया है, साथ ही COD ये वाला एंगल भी पूछा गया है। अब आप देखेंगे प्रश्न को, कहेंगे अरे इसमें क्या पूछ लिया गया, इतना कठिन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, चीजों को आप ध्यान से समझिए, एकदम हलवा क्वेश्चन है। 2 लाइन में आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे? AB की वैल्यू, PQ की वैल्यू, CD की वैल्यू तीनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। तो इसके आधार पर जो कोण बनाया गया है ये भी तीनों में बराबर होंगे, यानी कि आप क्या कहेंगे, POQ की वैल्यू भी आपकी 65 ही होगी और साथ ही साथ COD की वैल्यू भी 65 ही होगी। 65 ही डिग्री दोनों का आंसर आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, एक लाइन में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखने में इतना कठिन लग रहा था, अब देखिए किस प्रमेय पर होगा, उस प्रमेय को याद कर लीजिए। तो प्रमेय आपकी क्या होती है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। बस इतने से अगर आप पॉइंट को याद करे बैठे हैं, तुरंत आप इस प्रश्न को कर लेंगे। और इस प्रश्न को क्या, यही आपकी प्रॉपर्टीज बहुत से प्रश्नों में भी यूज होती है, इसको याद रखिएगा। और लिखना जरूरी होगा अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा कि चूंकि ऐसा है इसलिए AB बराबर PQ बराबर CD, जो कि प्रश्न में ही दे रखा है, इसलिए जो एंगल AOB है ये बराबर हो जाएगा इसके और यही बराबर हो जाएगा इसके। तो ये भी 65 डिग्री होगा और ये भी 65 डिग्री होगा, और प्रश्न में यही दोनों चीजें आपसे पूछी गई थी। तो है आसान प्रश्न। कभी भी किसी प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है आपको कि अरे इतना कठिन पूछ लिया गया, उसको हम छुएंगे ही नहीं। ये गलती आप करते हैं। बहुत से सरल प्रश्न होते हैं, आप दूर से ही पहले से एजम्पशन बना लेते हैं कि नहीं ये तो कठिन ही होगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, उसमें दिमाग लगाने की क्या क्या चीजें दे रखी हैं, आपने क्या पढ़ा है उसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, उसके आधार पर हम किस नतीजे तक पहुंच सकते हैं, कोशिश कीजिए। और ये भी नहीं है कि क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तब भी उसे हम जुटे पड़े हैं, तो वो भी समय नहीं वेस्ट करना है। मैथ में बहुत से लोगों का पेपर ही छूट जाता है। वो क्या करते हैं, 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग है, जैसे उन्होंने पढ़ लिया है, एलसीएम निकालना उन्होंने सीख लिया है, तो एलसीएम ही निकालते रह जाते हैं, आधा घंटा बीत जाता है, 1 घंटे का पेपर होता है। तो ऐसी भी गलती नहीं करनी है, समय का भी ध्यान रखना है और इस प्रकार के सरल प्रश्नों को छोड़ना भी नहीं है। तो सभी प्रकार के प्रश्नों को हमने देख लिया है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। मैथ में मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि एक दिन में मैथ नहीं आती है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको मैथ आएगी। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे भी पूछते हैं, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। एक चीज मैं और आपको यहाँ पर बता दूं कि टेलीग्राम
चैनल पर मैंने सारी लिंक आपको पेपर भेजने की दे दी। जैसे आपका पेपर हो जाए आप पेपर भेज दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन जो है वो कराया जा सके। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसको आपको सॉल्व करना है। मेन कमेंट में आंसर बताना है कि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है और लंबाई 2 मीटर है, तो आपको बताना है कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। ऑप्शन आपके पेपर में नहीं आते हैं, पर मैं ऑप्शन आपके ऐसे सहूलियत के लिए दे रहा हूँ, तो इनको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है 550, दूसरा है 220, तीसरा है 140 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। और ये सभी जो ऑप्शन है आपके मीटर स्क्वायर में है, मैंने लिखा नहीं है पर ये आपका अंडरस्टूड है, मीटर स्क्वायर में है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय